तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी 16वें बहुपक्षीय अभ्यास जिसका नाम काकाडू है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया और किसने किया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखेंगे, काकाडू एक्सरसाइज है, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया करता है और अभी ऑस्ट्रेलिया के डार्विन नामक स्थान पे इसका आयोजन किया गया। इस बार इसका 16वां संस्करण था। मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देशों ने, बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, लगभग 30 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। उसमें भारत भी एक देश है, भारत ने भी हिस्सा लिया है और भारत की तरफ से P-8I विमान ने यहाँ पे हिस्सा लिया। नौसेना मतलब ये एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम काकाडू है, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको की बात करेंगे, नॉर्थ अमेरिका का एक देश है, ये रहा मैक्सिको। कैपिटल इसकी मैक्सिको सिटी होती है, करेंसी मैक्सिकन पीसो और प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट अभी 1 अक्टूबर 2024 से नए बन रहे हैं, कौन? क्लाउडिया शेनबाम इनका नाम है। तो ये नए वाले का नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे, ये कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस से 2 डे होते हैं, एक तो ये नेशनल हिंदी डे होता है जो आप 14 सितंबर को मना रहे हो, और एक वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस होता है जो 10 जनवरी को मना रहे हैं। और अगर ये प्रश्न भी बन सकता है, देखो विश्व हिंदी सचिवालय ये आपको कहाँ पे मिलेगा? मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। मॉरिशस से आपको याद आ रहा है भारत का पहला आयुष केंद्र भारत के बाहर वो यहीं पे खोला गया है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अच्छा पीछे जो मैंने आपको बताया था भारत के बाहर आयुष केंद्र बोल दो या जन औषधि केंद्र बोल दो, है ना, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, मॉरिशस में खोला गया है। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, जांस्कर महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो लद्दाख में इसका आयोजन होता है, जांस्कर फेस्टिवल, इस बार इसका नवा संस्करण था। इस फेस्टिवल के दौरान मुखोटा नृत्य भी किया जाता है, मुखोटा पहन करके इसमें नृत्य करते हैं। अच्छा आप तो ये बताओ, लद्दाख में जो अभी 5 नए जिले बने हैं उनके नाम क्या है? तो ये यहाँ पे आपको लद्दाख मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, उनके नाम आप जरूर याद रखिएगा। 5 नए जिले यहाँ पे बने हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। जांस्कर, ये तो फेस्टिवल ही इसी नाम का, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। और ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया था, किसी एग्जाम में आया था कि भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार अभ्यास किया, तो आंसर इसका लद्दाख होगा। लद्दाख में ये कुछ फेस्टिवल है, लोसर फेस्टिवल, स्पितुक, हेमिस फेस्टिवल, नोमैडिक फेस्टिवल, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में हुआ है। हम इसे बोल रहे हैं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024, ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2024। इस बार इसका ये चौथा संस्करण था, याद रखना। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और इसमें चीफ गेस्ट थे हमारे गृह मंत्री, कौन? अमित शाह, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, और इन्हें ही आप लल्लन सिंह के नाम से जानते हो। कौन सा मंत्रालय है इनके पास? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। और अभी इन्होंने ही रंगीन मछली एप्लीकेशन को लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च किया ये पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। तो एक्वेरियम की जो मछलियां होती हैं, सजावटी जो मछलियां होती हैं, तो उनके बारे में मछली पालकों को जानकारी देने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। 8 भाषाओं में ये एप्लीकेशन उपलब्ध है, तो ध्यान रखेंगे। रंगीन मछली एप्लीकेशन को लॉन्च किया राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो हम बात कर रहे हैं ग्लोबल बायो इंडिया 2024, जो एक समिट था, एक सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस था, इसका इस बार चौथा संस्करण रहा। आयोजन हुआ नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, उद्घाटन किया हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह ने। और इसका आयोजन किसने किया? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल ने। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करता है। तो इस पूरे जो ओकेजन था, जो ये आयोजन हुआ, इसका उद्देश्य था बायोटेक्नोलॉजी और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में विकास और सहयोग को बढ़ावा देना। तो एक लाइन में याद रखेंगे कहाँ आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी टाइम मैगजीन की 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में टॉप भारतीय कंपनी कौन सी है? तो भारतीय कंपनियों में टॉप पर बात करेंगे तो HCL टेक्नोलॉजी रहा है। और किसके अकॉर्डिंग ये जरूर याद रखना, टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग, जो इसने दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनियों की सूची जारी की है। वैसे इसमें टोटल 1000 कंपनियों को, विश्व की सबसे अच्छी 1000 कंपनियों को रखा है। उसमें भारतीय कंपनियों में बात करेंगे तो टॉप पे HCL टेक्नोलॉजी है। पूरे विश्व में ये 112वें स्थान पर है, मतलब आप कह सकते हो टॉप 100 में तो एक भी भारतीय कंपनी नहीं है। फिर उसके बाद इन्फोसिस है और ये विश्व में 119वें स्थान पर है। फिर विप्रो है 134 नंबर पर है, और
अडानी ग्रुप आ जाता है फिर 736 नंबर पे, और जो आप सोच रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज वो 646 नंबर पर है। तो पहले नंबर पे ये नहीं, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये और पांचवे पे ये। इस तरह से ये भारत की कंपनियां हैं। तो आपको एक ही याद रखना है बस, वो तो मैंने बता दिया ऐसे ही। लेकिन पूरी लिस्ट में टॉप कंपनियां कौन सी हैं? तो सबसे नंबर 1 पे एप्पल है, दूसरे पे एक्सेंचर है और तीसरे पे माइक्रोसॉफ्ट है। ये एप्पल अमेरिका की है, एक्सेंचर आपको पता है आयरलैंड की है, और ये भी अमेरिका की है। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत कहां पे नीलाम की जाएगी? तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो देखो, शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, ये क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान या अगर चाइना कोई चला जाता है, वहां पे परमानेंट निवासी वो बन जाता है वहां का, तो उनकी संपत्ति जो भी भारत में होगी उसे गवर्नमेंट जब्त कर लेगी और उसे नीलाम कर देगी। ये जो पाकिस्तान है, ये जो चाइना है, ये हमारे शत्रु देश यानी कि एनिमी कंट्री के एनिमी कंट्री कहलाते हैं ये हमारे लिए। और एक केस अभी ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश में। पाकिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं परवेज मुशर्रफ, उनकी संपत्ति है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में, और लगभग 13 बीघा जमीन है। तो उसे भी उत्तर प्रदेश ने कहा कि इस एक्ट के तहत हम इसे नीलाम करेंगे। तो कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। वैसे तो मैंने इसको डिटेल में आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में समझाया था, पर ये हमारी जो वीकली और मंथली वाली क्लासेस होती है वहां में आपको, आप समझो ये हमारी क्विक रिवीजन फॉर्मेट में होता है। बिल्कुल जो काम की बात होती है वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये रिवीजन फॉर्मेट में आप इसे कंसिडर करते हो। जो डिटेल होता है वो डिटेल ही होता है। डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास वो बिल्कुल डिटेल में होती है। उसके बाद ये क्लास आती है, इसमें बिल्कुल जो काम की चीज होती है वही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कह रहा है प्रश्न? भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन ये कहाँ पे किया गया? तो एक तो ये याद रखेंगे, उत्तर इसका क्या हो जाएगा? केवलादेव नेशनल पार्क हो जाएगा। और ये आपको मिलेगा कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ पे? भरतपुर में मिलेगा। केवलादेव से भी 2-4 पॉइंट आप याद रख सकते हो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया था कब? 1985 में। और ये भारत का पहला रामसर स्थल भी है। वैसे उस वक्त भी आप कंफ्यूज हुए थे कुछ स्टूडेंट्स। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भारत का जो पहला रामसर स्थल है वो एक तो चिल्का लेक है और एक ही केवलादेव नेशनल पार्क है। कब शामिल किया गया था? ये कब बने थे? 1981 में। और इसको भरतपुर में घना पक्षी विहार भी कहा जाता है, और सलीम अली की कर्मस्थली भी इसको कहा जाता है। तो इससे संबंधित ये सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको यहाँ बता दिए। इस प्रश्न की बात करें तो टील कार्बन से आप समझ सकते हो कि वो कार्बन जो हमारे फ्रेश वेटलैंड यानी कि ताजे पानी के जो दलदल होते हैं, जो झीलें होती है, वो कार्बन को जो सोखते हैं उन्हें टील कार्बन कहा जाता है। तो यहाँ पे यही स्टडी की है अभी वैज्ञानिकों ने। मतलब यहाँ पे ये समझने की वो कोशिश कर रहे हैं कि वेटलैंड है वो कार्बन को कैसे स्टोर कर रहे हैं, कैसे सोख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के साथ इनका क्या कनेक्शन है, यही यहाँ पे स्टडी की गई है। देखो, 3 तरह के मैंने आपको कार्बन बताए थे। एक तो टील कार्बन हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्रेश वाटर वेटलैंड्स होते हैं वो जो कार्बन को अवशोषित करते हैं, सोखते हैं, उन्हें टील कार्बन कहा जाता है। एक ब्लू कार्बन भी होता है। ओशन में जो प्लांट्स होते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां पे जो प्लांट्स हैं वो जो कार्बन को अवशोषित करते हैं उन्हें ब्लू कार्बन कहते हैं। और एक ग्रीन कार्बन भी मैंने आपको बताया था। तो जो जमीन पे जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वो भी अवशोषित करते हैं, तो उसको ग्रीन कार्बन कहा जाता है। इस तरह से और भी कुछ कार्बन होते हैं, जैसे ब्लैक कार्बन होता है, ब्राउन कार्बन होता है। लेकिन ये जो मैंने आपको समझाया इससे आप समझ गए होंगे। हमारा प्रश्न टील कार्बन से था, तो इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि वर्ष 2024 के लिए जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा माइक पांडे। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं माइक पांडे, और इन्हीं को भी 2024 के जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कहाँ पे मिला इनको ये अवार्ड? तो अमेरिका में, अमेरिका के मैरीलैंड में दिया गया। आप कह सकते हो ये वन्य जीव और पर्यावरण फिल्म निर्माण में सर्वोच्च सम्मान है जो इनको मिला है माइक पांडे को। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी, किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह जिसका नाम है साओरा, इसको निवास के अधिकार प्रदान किए? तो कहाँ का है ये? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा का। तो विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो PVTG, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो अगर देखा जाए तो भारत में इस तरह के टोटल 75 ग्रुप्स हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर पूछ लेना कभी कहाँ पर आपको मिलेंगे तो उड़ीसा में आपको मिलेंगे।
और इन्हें पहले मैं आपको बता दूं आदिम जनजाति समूह के रूप में जाना जाता था। वैसे अब तो इन्हें कमजोर आदिवासी समूह या यूं कहूं कि विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह कहा जाता है। तो अभी क्या हुआ, इन्हीं में से एक समुदाय है जिसका नाम है साओरा, जो उड़ीसा में रहता है, और अभी इस समुदाय को इनके निवास के अधिकार प्रदान कर दिए गए उड़ीसा सरकार ने। और इसी तरह से मध्य प्रदेश में भारिया पीवीटीजी ग्रुप है उसे भी, और छत्तीसगढ़ में कमार और बेगा बेगा पीवीटीजी ग्रुप है, इनको भी निवास के अधिकार दे दिए गए हैं। तो ये न्यूज में है, इनको ध्यान में रखना। पूछ सकते हैं ये कहाँ का पीवीटीजी ग्रुप है, तो ये उड़ीसा का है, भरिया मध्य प्रदेश का है, और कमार और बेगा ये छत्तीसगढ़ का है। न्यूज में है तो आप ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी एंटी सबमरीन वॉरफेयर जिसका नाम है आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया या कहाँ लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा केरल। तो याद रखेंगे एंटी सबमरीन वॉरफेयर ये होता क्या है, ये सबमरीन को नष्ट करने वाले छोटे जहाज होते हैं। और अभी भारतीय नौसेना ने कोचीन शिपयार्ड से ये 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाजों को लॉन्च किया है। इनके निर्माण की बात करें, मतलब नाम तो ये है इनके, लेकिन इनका निर्माण किसने किया ये पूछेंगे, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने ही इनका निर्माण किया है। आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की इनका नाम है। इस तरह से टोटल 8 शामिल होंगे। ठीक है, अभी ये 2 आए हैं और 2 भी ये कौन से नंबर के हैं, एक तो ये आईएनएस मालपे जो है ये 4थे नंबर का है, आईएनएस मुल्की ये 5वें नंबर का है। इससे पहले 3 आ चुके हैं, आईएनएस माहे, आईएनएस मालवान और आईएनएस मांगरोल। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एंटी सबमरीन वॉरफेयर की हमने बात की है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी किसने प्रोजेक्ट अभिशक्ति को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। अच्छा, दिल्ली सरकार तो आपको पता है, अभी नई मुख्यमंत्री कौन बन गई है इसका उत्तर आप दीजिए, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ये प्रश्न। तो इस पहले प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, तो इसमें होगा क्या, तो इसमें स्कूलों में जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो बेहद प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनकी पहचान करनी होगी और इसी के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप जो आपकी क्लास में बच्चे हैं 6 से लेकर 9वीं तक के जो बच्चे हैं जिनको आप पढ़ा रहे हो, उनमें अगर जो होनहार छात्र आपको दिखते हैं तो उनकी पहचान करिए। पहचान करने के बाद क्या होगा, उन बच्चों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें शिक्षित किया जाएगा, उन्हें वैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी ताकि उनकी पढ़ाई में उनको सहायता मिल सके। तो प्रोजेक्ट अभिशक्ति इसका नाम है, दिल्ली में शुरू किया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम याद रखेंगे विनेत्रा है। तो इसके बारे में आपको बताऊं तो अभी भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित आईएनएस सातवाहन में अपने प्रमुख पनडुब्बी प्रशिक्षण अड्डे पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा को शुरू किया है। और इस सुविधा इस फैसिलिटी का नाम क्या रखा है, विनेत्रा। ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं क्या है, कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा है। इंग्लिश में बोलोगे तो कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी है, एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसका निर्माण किसने किया, लार्सन एंड टुब्रो ने किया है। लार्सन एंड टुब्रो डिफेंस कंपनी ने इसका निर्माण किया है। बाकी नीचे की जानकारी तो आईएनएस कलवरी से संबंधित है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो, लेकिन जो प्रश्न था वो यही था जो मैंने आपको बता दिया। नाम जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर नाम की बुक को किसने लिखा है, लेखक कौन है, तो आंसर होगा डॉक्टर संजीव कुमार। तो इस बुक में भारत के सबसे प्रभावशाली ऐतिहासिक काल के जो गुप्त वंश है उसके बारे में बताया गया है और इसको लिखा है डॉक्टर संजीव कुमार ने। बुक का नाम याद रखना, लेखक का नाम याद रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है, आप सभी कहोगे 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये याद रखना, इस बार इसका 30वां संस्करण था क्योंकि पहली बार 1995 में मनाया गया था। और थीम क्या है ये याद रखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु क्रियाओं को आगे बढ़ाना। बाकी अगर डिटेल में आप जान सकते हो तो डिटेल में डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, जो भी यहाँ पे है वो मैंने सब लिख दिया है। बाकी इस मेन प्रश्न में जो बात है वो यहाँ पे ये याद रखना कि कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, और थीम क्या है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने टाइफून यागी प्रभावित देशों की मदद के लिए अभी कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन सद्भाव। अच्छा, ऑपरेशन इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे आप, ऑपरेशन सद्भावना नहीं है, ऑपरेशन सद्भाव है, ये ना को हटा दीजिएगा, ये नाम मिस्टेक से लग गया है। तो ऑपरेशन सद्भाव इसका नाम है। अगर कहीं पे आप नोट्स वगैरह बनाते हैं तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ऑपरेशन सद्भावना नहीं है, ऑपरेशन सद्भाव है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो और यागी के बारे में मैंने आपको बताया ही था,
ये एक सुपर टाइफून है, टाइफून नहीं है, सुपर टाइफून है, यानी कि अत्यधिक शक्तिशाली है। एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था जो कि दक्षिण चीन सागर में उत्पन्न हुआ था और कई देशों को इसने प्रभावित किया, जैसे कि वियतनाम को, और दक्षिण चाइना में आया था ये, और लाओस में आया था। तो भारत ने मदद इन देशों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया, जिसमें से हमने देखा वियतनाम को 10 लाख यूएस डॉलर की सहायता दी है, लाओस को 1 लाख यूएस डॉलर की सहायता दी है। तो इतना सा याद रखेंगे आप, तो ऑपरेशन सद्भाव इसका नाम है। और इस यागी का अगर नाम किसने रखा, ये अगर आपसे पूछ ले तो आंसर कर देना जापान ने रखा है। अगला देखते हैं। अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स के पहले टीके को मंजूरी दे दी है। उस टीके का नाम क्या है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इसका नाम MVABN है, ये टीके का नाम है। अभी तो 18 साल से ऊपर के लोगों को ये लगाया जाएगा, मतलब बच्चों के लिए नहीं है। और इसे बनाया है बवेरियन नॉर्डिक कंपनी ने, जो कि डेनमार्क की है। इसमें 2 खुराक दी जाएगी। तो एमपॉक्स का पहला वैक्सीन है जिसको WHO ने मंजूरी दे दी है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रख सकते हो इस टीके का पहला उपयोग ये कहाँ पे हो रहा है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यहाँ पे इसका पहला उपयोग किया जा रहा है। अभी आपको याद होगा WHO ने एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया था। WHO के स्टैटिक में आपको बता दूं, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है। 7 अप्रैल को आप वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हो। जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। टेड्रोस अधानोम यहाँ के हेड है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण अभी किसने किया है। किसने पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा स्पेस व्हील ने किया है। भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन की हम बात कर रहे हैं। अभी इसका सफल परीक्षण किया, किसने किया, तो स्पेस व्हील ने। ये बंगलुरु का एक स्पेस स्टार्टअप है, आप कह सकते हो। और इसकी टेस्टिंग अभी कहाँ पे की गई, चित्रदुर्ग कर्नाटक में। इस इंजन का आकार 160 mm का है और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो फ्यूल पर यह काम करेगा। इसका भी सफल परीक्षण किया गया, इतना याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा को अभी कहाँ शुरू किया, कहाँ लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। पूरा डिटेल में आपको बता देता हूँ, जो काम की बातें आपको ध्यान में रखनी। अभी एक तो हमने कहा कि मोदी जी ने गुजरात में जो भुज रेलवे स्टेशन है, यहीं से ही भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा को अभी शुरू किया है। और ये भी याद रख लो, देखो एक तो ये हो गया कहाँ से शुरू किया, बाकी और डिटेलिंग में आपको नीचे बताऊंगा। लेकिन दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये बच सकता है कि ये जो भारत की पहली वंदे मेट्रो है, वंदे मेट्रो ट्रेन है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो याद रखेंगे नमो भारत रैपिड रेल इसका नाम कर दिया गया। ये जो शुरू की गई है वंदे मेट्रो ट्रेन, इसका उद्देश्य है इंटरसिटी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। जो मेट्रो होती है देखो, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, ये लंबी दूरी के लिए चलेगी। भुज और अहमदाबाद के बीच में ये वाली चलेगी, जिसका इन्होंने अभी उद्घाटन किया। 359 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, स्पीड होगी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। और इन दोनों स्टेशनों के बीच में, भुज और अहमदाबाद के बीच में 9 जगह पे ये रुकेगी। इसका निर्माण किसने किया, ये भी याद रखेंगे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ये बनी है। तो ये सारे पॉइंट्स पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी सीबीआई ने वर्चुअल एसेट बुलियन समर्पित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त कर दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन चक्र 3। ऑपरेशन चक्र के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। सीबीआई ने इसको शुरू किया था, किसके लिए, साइबर क्राइम नेटवर्क को समाप्त करने के लिए। और अभी ऑपरेशन चक्र 3 इन्होंने शुरू किया इस साइबर क्राइम नेटवर्क को समाप्त करने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने मदद ली है किसकी, FBI की। FBI जिस तरह से भारत में CBI है ना, उसी तरह से अमेरिका में FBI है। CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, फेस्टिवल से संबंधित ये प्रश्न है कि अभी एक प्रकृति पर्व है, करम या कर्मा आप इसे बोल दीजिए, कर्मा भी बोलते हैं, करम भी बोलते हैं। और कहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है, तो याद रखेंगे झारखंड में। और हर साल ये त्योहार भादो शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल ये दिन 14 सितंबर को मनाया जा रहा है। और इसे कर्मा पर्व या पद्मा एकादशी या भादो एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे कहाँ पे, झारखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में टॉपर कौन रहा, तो आंसर हो जाएगा भारत। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की बात कर रहे हैं। इस बार इसका ये चौथा संस्करण हुआ है। और कहाँ पे हुआ, ये तमिलनाडु के चेन्नई में जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहां पे इसका आयोजन हुआ।
और इसमें भारत इस बार सबसे बड़ा दल के रूप में पार्टिसिपेट किया। 62 एथलीटों ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया था और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के जो 7 देश है उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। बाकी मेन बात करते हैं कि भारत ने कितने मेडल जीते। पहले तो मेडल लिस्ट में भारत टॉप पर है, ये क्लियर हो गया। गोल्ड भारत ने 21 जीते हैं, सिल्वर 22 हैं और हमारे पास ब्रोंज 5 है। टोटल हमारे पास मेडल 48 है। तो हमें क्या याद रखना है, कौन सा चैंपियनशिप है, कौन सा एडिशन है, कहाँ पे हुआ है, कौन टॉप पे रहा, भारत टॉप पे रहा है। मेडल लिस्ट आपके सामने है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, ये अभी आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा सलीमा इम्तियाज, इनका नाम है। तो नाम याद रखेंगे सलीमा इम्तियाज का। अभी आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर में नामित होने वाली ये पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर बन गई है, तो इनका नाम ध्यान में रखना। बाकी आईसीसी से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको याद रहेगा कि इसके नए चेयरमैन इस साल के एंड तक कौन बन जाएंगे? जय शाह बन जाएंगे। किनको रिप्लेस करेंगे अगर ये पूछेंगे तो ग्रेग बार्कले को रिप्लेस करेंगे जो न्यूजीलैंड से आते हैं। इसका मुख्यालय आपको पता ही है कहां पर है, ये आपको मिलेगा यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। और सीईओ अगर आपसे पूछ लेंगे तो जॉब एलार्डे से, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गांधीनगर में किया गया। जो काम की बात है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो, जिसे आप शॉर्ट में री इन्वेस्ट 2024 कहते हो। इसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चौथा संस्करण था, कहाँ पे हुआ? गांधीनगर गुजरात में हुआ। आयोजन किया केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने इसका आयोजन किया है। और क्या याद रखें काम की बात हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें भागीदार देश कौन कौन से, ये ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे थे। और एक और डेटा याद रख लेना कि भारत ने 2030 तक कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा, तो 500 गीगावाट का है। ये डेटा भी काम का रहेगा हमारे लिए, ध्यान में रहें। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी एनपीएस वात्सल्य योजना को किसने शुरू किया है? तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। बाकी इससे संबंधित जो भी डेटा है, जो भी पॉइंट्स थे, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। जो काम की बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो ये याद रखेंगे किसने लॉन्च किया, ये हमने देख लिया। नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए इस योजना को लॉन्च किया है। यहाँ पे एनपीएस का मतलब हो गया नेशनल पेंशन सिस्टम, और ये योजना 18 वर्ष से कम उम्र के भारतीय नाबालिगों के लिए है, मतलब भारतीय होना चाहिए वो बच्चा। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो बच्चों के लिए एक तरह की पेंशन योजना ये शुरू की जा रही है। और इसमें शुरुआत में तो उनके माँ बाप जो है वो पैसा जमा करेंगे। न्यूनतम कितना जमा कर सकते हैं? 1000 रुपये पर ईयर। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप जमा करो। और इसमें जो आपको एक नंबर दिया जाएगा वो 12 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा। ये भी पूछा जा सकता है कितना डिजिट का होगा, 12 अंकों का होगा। और 3 वर्ष का लॉक इन पीरियड इसमें होगा। और ये जो खाते खुलेंगे, ये योजना है, इसकी देखरेख कौन करेगा? तो पेंशन फंडर रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अध्यक्ष कौन है? दीपक मोहंती है। तो ध्यान रखेंगे कौन सी योजना है, एनपीएस वात्सल्य योजना की हमने यहाँ पे बात की है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी है चैनालिसिस, और इसके अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला टॉप देश कौन सा है? तो आंसर होगा भारत है। तो ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी है जिसका नाम है चैनालिसिस, और इसी की 5वीं वार्षिक रिपोर्ट आई है और उसी के अनुसार क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में भारत टॉप पे बताया गया। दूसरे स्थान पे नाइजीरिया और तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया को बताया गया। क्रिप्टो करेंसी कई बार हम पढ़ चुके हैं, इसे आप वर्चुअल करेंसी बोल दीजिए, डिजिटल करेंसी बोल दीजिए। मतलब ये कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे को भेजी जाती है। इसमें ना कोई सरकार होती है, ना कोई बैंक होता है बीच में। और जिस जरिए या जिस टेक्नोलॉजी के जरिए इसका लेन देन होता है उसी को ब्लॉकचेन कहा जाता है। जिसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आप सभी ने सुना होगा, बिटकॉइन, ये क्रिप्टो करेंसी ही है। और फादर ऑफ बिटकॉइन किन्हें कहा जाता है? सातोशी नाकामोतो को कहा जाता है। ये जापान से है। तो ध्यान रखना है, इसमें भारत टॉप पे बताया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं एक रिसर्च सैटेलाइट है चामरान 1, इसको किसने लॉन्च किया है? आप सबको पता है ईरान ने लॉन्च किया है। किस रॉकेट से? क्वेम 100 रॉकेट से। और हाँ, मुझे याद आ रहा है कि हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की है जनवरी से लेके जनवरी 2024 से लेके अभी तक, जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स
के प्रश्न हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको क्विक फॉर्मेट में रिवाइज करा रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होता है, क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, बीच में थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेनेशन डाल देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में कि आपको चीज समझ में आ जाए कि हाँ क्या है ये। तो वहां पे ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि ईरान का ये दूसरा सैटेलाइट है इस साल का, इससे पहले भी इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका नाम ये रहा, सोरैया उसका नाम है, उसको भी क्वेम 100 से ही लॉन्च किया था। तो ऐसे ही होता है, वहां जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे इंटरचेंज करते हुए कभी कोई प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में वीकली या मंथली में आपने ये प्रश्न पढ़ा होगा, तो उससे क्या होता है आपका माइंड थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, एकदम नींद में आप नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मैं कहानी पढ़ रहा हूँ बस आप सुनते जा रहे हो, आपका माइंड भी काम करना चाहिए, तभी इनका फायदा आपको मिलेगा। देखो माइंड से मेहनत हमें करवानी पड़ेगी, जिस तरह से आप जिम जाते हैं हमारे शरीर से मेहनत करवाते हैं ना, पसीना बहाते हैं, उसको दर्द देते हैं, तब हमारा शरीर बलिष्ठ होता है, मजबूत बनता है। तो माइंड को आराम नहीं देना है, उससे मेहनत करवानी है, तभी वो मजबूत बनेगा। और यही काम मैं करता हूँ बीच बीच में प्रश्न पूछ करके, ताकि आपके माइंड पे जोर पड़े कि यार वहां हमने क्या पढ़ा था। तो वो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, अभी तक 3 सेट उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी और भी सेट आगे आएंगे। इसकी प्लेलिस्ट मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो सारे सेट एक साथ आपको मिल जाएंगे, तो वो अगर नहीं देख रहे हैं तो वो देखना जरूर स्टार्ट करें। आप कह सकते हो एक तरह से सिलेक्शन वाली वो सीरीज है जो आपका सिलेक्शन करवाई, ठीक है। और प्लीज अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार एक बार शेयर जरूर कर देना। ये जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक सिस्टमेटिक तरह से चीजें बना रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग इन्हें सपोर्ट करेंगे, मुझे भी मेहनत करने में मजा आएगा। तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। चलो कंट्री न्यूज आ गया ईरान, एक बार ईरान को भी हम देख लेते हैं, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये रहा ईरान, कैपिटल तेहरान है, करेंसी ईरानी रियाल, वैसे इसकी नई करेंसी तोमान भी है, चाबहार पोर्ट आपको यहीं पे मिलेगा, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा वैसे ईरान के भी नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? मसूद पेजेस्कियान बन गए हैं, क्योंकि इनसे पहले वाला का तो हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट हो गया था, उनका नाम भी याद रखना, सैयद इब्राहिम रईसी उनका नाम है, इब्राहिम रईसी। अब अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि भास्कर प्लेटफॉर्म है, इसको किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। भास्कर की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी है, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। और इस पोर्टल का लॉन्च करने का उद्देश्य है भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना। स्टार्टअप से ये डे जरूर याद रखना, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप इंडिया मिशन हमने 16 जनवरी 2016 को ही शुरू किया था, इसीलिए 16 जनवरी को होता है। अगला देखते हैं अभी। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, ये बुक है पॉलिटिक्स के 5 दशक, ये किसकी आत्मकथा है? तो आंसर हो जाएगा सुशील कुमार शिंदे, और ये हमारे पूर्व गृह मंत्री थे, मनमोहन सिंह सरकार में ये गृह मंत्री थे, वैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी ये रहे, और इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है पॉलिटिक्स के 5 दशक। तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। तो अभी मैंने आपसे पूछा भी था दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बन गई है, तो आतिशी इनका नाम है। और आप कह सकते हो इस तरह से जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद ये दिल्ली की वैसे तो दिल्ली की 8वें नंबर की मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन महिलाओं में बात करेंगे तो दिल्ली की ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। पहली सुषमा स्वराज थी, दूसरी शीला दीक्षित और तीसरी ये आतिशी है। तो ये आप याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, 5वीं बार किसने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? इसका नाम यहाँ पे पूरा लिखेंगे, देखो इसको आप कहेंगे मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024। तो अभी किसने जीत लिया है? भारत ने जीत लिया है, पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। हमने इसका नाम क्या कहा? मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024। और इस बार ये इसका 8वां संस्करण हुआ। कहाँ पे हुआ? चीन के हुलुनबुर में हुआ। एशियन हॉकी फेडरेशन ने इसका आयोजन किया। और किसने जीत लिया? तो हमने कहा भारत ने जीत लिया। भारत ने फाइनल में किसको हराया? तो यहाँ पे भारत ने चाइना को हराया है। और इस तरह से आप देखोगे जब से इसकी शुरुआत हुई थी तो अब से सबसे ज्यादा बार खिताब भारत ने जीते, 1 2 3 4 5 5 बार भारत जीत चुका है। और यहाँ पे 1-0 से हमने हराया है चाइना को, मतलब एक गोल हमने किया, चाइना ने एक भी नहीं किया। और ये एक गोल किसने किया? तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये किया है जुगराज सिंह ने। तो इनका नाम भी ध्यान में रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुराग गर्ग बन गए हैं। तो अनुराग गर्ग का नाम याद रखेंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल हैं ये। अगला देखते हैं।
फिर अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट का ही है। सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। इन्होंने किनका स्थान लिया है? दलजीत सिंह चौधरी का। और ये अभी आपको बताए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल बन गए थे। अनुराग गर्ग के बारे में तो अभी हमने पढ़ा ही है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ये डायरेक्टर जनरल हैं। अच्छा, सशस्त्र सीमा बल की अगर हम बात करते हैं तो ये याद रखना नेपाल और भूटान पर भारतीय सीमा के साथ ये हमारी रक्षा करते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनका नाम याद रखेंगे, मनु भाकर इनका नाम है। संबंध आपसे पूछे इनका संबंध किस खेल से है? तो ये एक बेहतरीन शूटर हैं। अभी पेरिस ओलंपिक में इन्होंने कमाल किया था, 2 मेडल लेकर के आई हैं, दोनों ब्रोंज मेडल है। और इस तरह से आप कह सकते हो कि अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। और समर ओलंपिक ही तो है ये, समर ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 मेडल लाने वाली भी ये पहली भारतीय बनी थी। तो इनका नाम याद रखना। और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है। अगला देखते हैं। तो अगला है हकुतो R2 चंद्र मिशन। इसको किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो जापान इसको लॉन्च करेगा। जापान ने इससे पहले एक और चंद्र मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम स्लिम है, या जिसे हम मून स्नाइपर मिशन के नाम से भी जानते हैं। और इस तरह से इस तरह से जापान चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बना था। भारत तो चौथा देश बना था चांद पे जाने वाला। लेकिन हम साउथ पोल पे गए थे, तो आप यूं भी कह सकते हो भारत साउथ पोल पे जाने वाला दुनिया का पहला देश भी है। अच्छा, वैसे अभी जापान की हम बात कर रहे हैं, तो इस मिशन के साथ क्या हुआ, इससे इनका कॉन्टेक्ट टूट गया। तो इन्होंने इस ऑपरेशन को बंद कर दिया। जब ऑपरेशन ही टूट गया, कनेक्शन ही टूट गया, तो अब क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा कि हम एक और चंद्र मिशन लॉन्च करेंगे, उसका नाम होगा हकुटो R2। और इसे ये फॉल्कन 9 जो कि स्पेस एक्स का है उसके साथ ये लॉन्च करेंगे। उसमें एक लैंडर होगा, एक रोवर होगा। लैंडर का नाम रेजिलियंस होगा और रोवर का नाम होगा टेनेसियस। और बस इतना ही आप ध्यान रखें। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, कब तक लॉन्च कर देंगे ये? तो इस साल के एंड तक इसे लॉन्च कर देंगे ये। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि टाइम्स ट्रेवल ने अभी किसी एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया है? तो आंसर होगा अंकोर वाट मंदिर को, जो आपको कहाँ पे मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए, कंबोडिया में ये आपको मिलेगा। तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या हो गया, मतलब टाइम ट्रेवल्स ने जो सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब इसको दिया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यूनेस्को स्थल के सबसे अधिक फोटो जो लोगों के द्वारा खींचे गए वो सबसे ज्यादा किसके हैं, और सबसे ज्यादा जो शेयर किए गए, तो उसके हिसाब से इन्होंने बात की है। तो पहले स्थान पे अंकोर वाट का मंदिर है, दूसरे स्थान पे भारत का ताजमहल को रखा है। इसमें टॉप 10 की लिस्ट इन्होंने जारी की है। इन्होंने पूरी लिस्ट इसको जारी किया है। तो टॉप 10 में एक और भारतीय स्थल है जो हम्पी आपको कर्नाटक में मिलेगा, वो इसमें 10वें स्थान पर है। और अंकोर वाट के मंदिर की अगर हम बात करें, ये किस भगवान को समर्पित मंदिर है? तो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। इसका निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था खेमर वंश ने। खेमर वंश के जो सूर्य बर्मन द्वितीय थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। आप कह सकते हो भारत के बाहर भगवान विष्णु का ये सबसे बड़ा मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर। और वैसे कंबोडिया में है। कंबोडिया की कैपिटल पूछेंगे तो याद रखना इसकी कैपिटल क्या होती है, नोम पे इसकी कैपिटल होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी जॉर्डन के राजा ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा जाफर हसन को। और जॉर्डन के राजा का नाम क्या है? अब्दुल्ला सेकंड है। जॉर्डन में आपको मैप में दिखा दूं, ये रहा मैप में जॉर्डन, कैपिटल इसकी अम्मान होती है, करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार। और जॉर्डन से एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न आपका बनेगा, वो मैं आपको आगे कराऊंगा भी सही, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए किस किस को पता है कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्डन को किस रोग से मुक्त घोषित कर दिया है, ये बताइए आप। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहां पर सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है, तो ऐसा नहीं सोचना उत्तर प्रदेश में किया है, इसीलिए मैं ये प्रश्न आपको करा रहा हूँ। मंदिर का नाम याद रखना, सिद्धेश्वरी मंदिर है। इसका उद्घाटन त्रिपुरा में किया है। यहाँ पे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो है मनिक शाह, वो भी उपस्थित है। दोनों ने मिलकर के ही इसका उद्घाटन किया। त्रिपुरा में भी कहाँ पे एक स्थान है बारका थाल नामक स्थान, वहां पे इसका उद्घाटन किया। तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बन गए हैं? तो इनका नाम संतोष कश्यप है।
अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ही संतोष कश्यप को इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम का नया कोच बनाया है। ये किनका स्थान लेंगे? तो ये चाओबा देवी का स्थान लेंगे और ये नए कोच बन गए हैं। वैसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1937 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है और चेयरमैन है कल्याण चौबे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी अच्छा है कि विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है? सभी को याद रखना है, 18 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम जरूर याद रखना, नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सॉल्यूशन इनोवेशन डिजाइन, अगली पीढ़ी का बांस समाधान, नवाचार और डिजाइन। ध्यान रखना, बांस जो होता है ना, ये अगर आपसे पूछे ना, हाँ देखो ये भी प्रश्न बन सकता है, ये क्या है? ये घास है या पौधा है या पेड़ है? तो ये घास है, घास के रूप में वर्णित करते हैं हम इसे। और इसे बेम्बू का जो पौधा होता है, बांस का जो पौधा, उसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है और बांस को गरीब की लकड़ी भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि एलन मस्क की कंपनी ने दृष्टिहीनों के लिए एक डिवाइस बनाया है, उसका नाम क्या है? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा ब्लाइंड साइट। और एलन मस्क की एक ब्रेन चिप स्टार्टअप कंपनी है और उस कंपनी का नाम क्या है? न्यूरालिंक उस कंपनी का नाम है। और इसने दृष्टिहीनों के लिए एक डिवाइस लॉन्च किया है और इसका नाम ब्लाइंड साइट है। नाम से समझ में आ रहा हो, ये उन लोगों को देखने में मदद करेगा जिन्होंने अपनी दोनों आंखें खो दी है या जो देख नहीं सकते हैं। और अभी अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ने, यानी कि, और अभी इसे अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ने मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसी कंपनी ने कहा कि इंसानों के दिमाग में ये चिप लगा रहे हैं। अभी ह्यूमन ट्रायल इसका चल रहा है। अगर ये कामयाब रहा तो जो पैरालिसिस के जो मरीज है वो भी चल फिर सकेंगे। और उस चिप का नाम इन्होंने क्या रखा है? लिंक रखा है। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन या शुक्रयान मिशन को अभी स्वीकृत, कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इसका स्वीकृत बजट कितना है? अप्रूव्ड बजट कितना है? तो याद रखेंगे 1236 करोड़ रुपए है। तो ये हमारा शुक्रयान मिशन है, या जिसे वीनस ऑर्बिटर मिशन कहते हैं, वीनस को ही शुक्र ग्रह कहते हैं। और आप कह सकते हो ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, और आप कह सकते हो ये जो हमारा वीनस ऑर्बिटर मिशन है, ये मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान मिशन जिसे आप कहते हो, उसके बाद इसरो का दूसरा अंतरग्राही मिशन है। अंतरग्राही यानी कि इंटरप्लेनेटरी। मंगलयान को हमने 2013 में लॉन्च किया था। और इस तरह से शुक्र पर अंतरिक्ष यान को भेजने वाला दुनिया का 5वां देश बन जाएगा भारत। और इसके लिए स्वीकृत बजट हमारा 1236 करोड़ रुपए है। और कब हम इसे लॉन्च करेंगे? तो मार्च 2028 तक हम इसे लॉन्च कर सकते हैं। जब पृथ्वी और शुक्र यानी कि वीनस और अर्थ एक सीध में आ जाएंगे तब हम इसे लॉन्च करेंगे। उससे क्या होगा? इसके बीच की दूरी कम हो जाएगी तो हमारा फ्यूल भी कम खर्च होगा। तो ये डेटा ध्यान में रखना। बाकी ये दूसरे देशों के शुक्र ग्रह के लिए मिशन है, मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा लिया, आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी पेजर विस्फोट हुए कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुआ ऐसा? तो लेबनान में ऐसा देखने को मिला है। तो पेजर की बात करें, पेजर होता क्या है? पेजर में हुआ, वॉकी टॉकी में हुआ, वहाँ के जो सोलर एनर्जी सिस्टम है इनमें धमाके हुए। वॉकी टॉकी आप जानते हो, सोलर एनर्जी सिस्टम जानते हो। पेजर क्या होता है? पेजर एक तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस है। जब वॉकी टॉकी और मोबाइल फोन नहीं आए थे तो उनके पहले ये पेजर इस्तेमाल हुआ करता था मैसेज भेजने के लिए। इसमें आप साउंड मैसेज भी भेज सकते हो या लिखित वाले अल्फा न्यूमेरिक मैसेज भी भेज सकते हो। तो अभी इन्हीं में विस्फोट हुए हैं। कहाँ पे? लेबनान में। लेबनान में ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह संगठन के लड़ाके जो इजरायली हैं, लेबनान में ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह संगठन के जो लड़ाके हैं, वो इजरायली हैकिंग से बचने के लिए मोबाइल फोन नहीं, अभी भी मोबाइल फोन वगैरह ये यूज नहीं करते, उसकी जगह ये पेजर वगैरह वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी खास बात इसकी ये होती है कि इसको आप ट्रेस नहीं कर सकते हो, इसमें आप अपना नंबर चेंज कर सकते हो। मतलब मोबाइल फोन अगर आपके पास होगा तो आपकी ट्रेसिंग हो जाएगी, आपको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, इसीलिए अभी तक ये इसको यूज करते हैं। लेकिन अभी काफी संख्या में इसमें एक साथ धमाके हुए। कहाँ पे? लेबनान। याद रखना एक बार, लेबनान में आपको कंट्री में मैप में दिखा देता हूँ। ये रहा यहाँ पे लेबनान। कैपिटल क्या होती है इसकी? बैरूत होती है। लेबनीज पाउंड यहाँ की करेंसी है। आपको याद होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, नवाब सलाम, वो भी लेबनान देश के ही है। तो ध्यान रखना उनका नाम भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं जो 2026 में होंगे वो कहाँ पर होंगे?
तो अब ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। पहले ये विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाले थे, लेकिन उसने मना कर दिया था, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो अब ये कहाँ पे होंगे, ये फाइनल हो गया है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। लास्ट टाइम वाले मैं आपको बता दूं, 2022 वाला जो 22वां संस्करण था कॉमनवेल्थ गेम्स का। अच्छा, ये तो बताया ना कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से देश हिस्सा लेते हैं, तो इंग्लैंड और उसके अधीन जितने भी देश रहे थे उन्हें हम कॉमनवेल्थ कहते हैं, राष्ट्रमंडल देश कहते हैं, तो वही सब इसमें हिस्सा लेते हैं। पहली बार ये 1930 में हुए थे हैमिल्टन कनाडा में, लास्ट टाइम बर्मिंघम यूके में हुए। अब जो अगला संस्करण 23वां है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, इतना आप ध्यान रखें। अच्छा, क्या कोई कॉमनवेल्थ गेम्स कभी भारत में हुआ है क्या, तो याद रखना हुआ है, 2010 में हुआ है नई दिल्ली में, याद रहेगा। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो राइड योजना को मंजूरी दे दी है, इसमें प्रस्तावित खर्च कितना होगा, तो आंसर होगा 9197 करोड़ रुपए। एक तो ये डेटा याद रखना। बाकी बायो राइड योजना की बात करें तो उसका फुल फॉर्म देख लो पहले, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है इस योजना का उद्देश्य क्या है। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स हैं उनको आगे बढ़ाना, उनका वित्त पोषण करना, मतलब इस क्षेत्र में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना, क्योंकि स्टार्टअप्स आएंगे, वो नई नई डिस्कवरी करेंगे, इनोवेशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उनकी हेल्प करनी होगी हमें। तो कितना अभी रुपया इस पे खर्च किया जाएगा, हमने देखा 9197 करोड़ रुपए, और कब से कब तक, किस ड्यूरेशन में, तो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए 15वां वित्त आयोग की अवधि है, तो उसी दौरान उतनी ही इसकी अवधि रखी गई है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश, पार्टनर कंट्री कौन सा है, तो याद रखना जापान है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समिट की, ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। तीसरा संस्करण हुआ अभी नई दिल्ली में हुआ, इसका आयोजन किया खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है, चिराग पासवान है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, पार्टनर कंट्री यही एग्जाम में पूछा था, तो जापान है, और फोकस कंट्री वियतनाम और ईरान है। उद्देश्य इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट को बढ़ावा देना, तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगला भी अच्छा प्रश्न है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अभी बन चुके हैं, क्या नाम है, तो सुरेश कुमार केत इनका नाम है। इन्होंने अभी तक यहाँ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे संजीव सचदेवा, उनका स्थान लिया है। तो सुरेश कुमार केत का नाम याद रखेंगे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले किस पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को मंजूरी दे दी है, तो आंसर होगा NGLV, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। तो कैबिनेट ने अभी इसके विकास को, इसके डेवलपमेंट को मंजूरी दे दी है। इसकी पेलोड क्षमता 30 टन है, मतलब 30 टन का भार ये उठा करके ले जा सकता है। ये एक रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, बार बार हम इसे इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल चांद पर भारतीयों को भेजने के लिए किया जाएगा, तो इसका नाम ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। तो अगला है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके लिए कितने बजट की मंजूरी दी गई है, तो आंसर होगा 79,157। अभी जितने भी इस तरह के प्रश्न हम देख रहे हैं जिनको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और कितना बजट है, ये जरूर याद रखना, ये डेटा वाले प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। और ये जो योजना है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जो ये अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है, आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना, और इस योजना के अंतर्गत 63,000 से ज्यादा गांवों को कवर किया जाएगा, और इससे 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को फायदा मिलेगा। इसमें 4 चीजों पर मुख्य फोकस रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट। किस अभियान, किस योजना के अंतर्गत, तो ये है वो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। और कितना बजट अलोकेट हुआ है, 79,156 करोड़ रुपीस। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न अपॉइंटमेंट से है, नालको यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसके नए CMD कौन बन गए, विजेंद्र प्रताप सिंह बन गए हैं। इन्होंने शशिधर पात्रा का स्थान लिया है। नालको एक नवरत्न कंपनी है जो कि एल्यूमिनियम प्रोडक्शन और माइनिंग का काम करती है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। हेड बन गए विजेंद्र प्रताप सिंह, तो इनका नाम ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दे दी है, तो उत्तर हो जाएगा हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो देखो पिछले साल रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, वैसे इस समिति में टोटल 7 मेंबर हैं,
जिसमें मैं इंक्लूडिंग रामनाथ कोविंद बता रहा हूँ। टोटल 7 मेंबर है इसमें और इसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद ने की है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अभी सौंप दी है इसी साल राष्ट्रपति जी को और 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट है। और किसको लेकर के ये समिति बनाई गई थी कि बताओ भैया, भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, उसी को लेकर के ये रिपोर्ट इन्होंने जारी की है। इसमें इन्होंने क्या बताया वो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कहा कि भैया 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएंगे और दूसरे चरण में जो नगरीय निकाय यानी कि लोकल बॉडीज के जो जैसे ग्रामीण निकाय पंचायती राज वाले चुनाव ये एक साथ हो सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इन दोनों के बीच का जो अंतराल है वो 100 दिनों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। और कैबिनेट ने फाइनली जो रिपोर्ट आई है इसको मंजूरी दे दी है। अब इसे संसद में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। अगर ये पार्लियामेंट में पारित हो जाता है तो फिर इसमें संशोधन वगैरह होगा, आर्टिकल्स वगैरह जो भी है उसमें बदलाव होंगे। तो ये था इस प्रश्न में मैंने आपको बता दिया है, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछा कि MSCI इसका मतलब होता है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल। इसी ने ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स को जारी किया जिसमें भारत की रैंक पूछी है। तो भारत इसमें 6ठे स्थान पर था। तो इस इंडेक्स में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया कि उभरते हुए बाजार कौन कौन से हैं, यानी कि यूं कहूं कि निवेश करने वाले सबसे अच्छे देश कौन कौन से हैं, तो उसी की ये लिस्ट है। इसमें पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे जापान, तीसरे पे यूके, पांचवे पे चौथे पे कनाडा, पांचवे पे फ्रांस और छठे नंबर पे भारत है। तो ये आप ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट आई है, यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार भारत की GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करने वाला राज्य कौन सा है, ये पूछा है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र और इसका योगदान कितना है? 13.3% है। इसमें दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है, तो तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। जबकि पर कैपिटा इनकम की हम बात करें, प्रति व्यक्ति आय के मामले में, तो फिर दिल्ली पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पे तेलंगाना है, सबसे लास्ट में यहाँ पे बिहार को रखा है। तो ये मैंने बता दिया, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। और अभी एक प्रश्न हमने ये भी देखा था कि सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता करने के लिए भी 200 हाथियों को मारने की घोषणा की है किस देश ने? तो आंसर होगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या होती है? मैप में दिखाता हूँ आपको, ये रहा जिम्बाब्वे। कैपिटल हरारे है, करेंसी जिग, नई करेंसी इन्होंने लॉन्च की है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। जिग मतलब हो गया जिम्बाब्वे गोल्ड। प्रेसिडेंट है इमर्सन मंगांगवा। अगला देखते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन चुका है, तो ये जॉर्डन बन गया है। ये भी पीछे मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था कि अभी जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं उनके राजा के द्वारा। राजा का नाम क्या है? अब्दुल्ला सेकंड है और प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? जफर अल हसन बन गए हैं। जॉर्डन देख लो आप मैप में, ये रहा। कैपिटल इसकी अम्मान है, करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार। और कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं कुष्ठ रोग से संबंधित, जिसे आप कोड या लेप्रोसी कहते हैं इंग्लिश में। ये संक्रमित बीमारी होती है, बैक्टीरिया से होती है। कौन सा बैक्टीरिया? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसे हैंसन रोग भी कहते हैं। एक वर्ल्ड लेप्रोसी डे होता है जो कि जनवरी के लास्ट संडे को होता है, तो इस साल 30 जनवरी को मनाया, जिसकी थीम थी बीट लेप्रोसी। ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी 2024 का 6वां यूनिकॉर्न कौन सा बन गया? तो ये बन गया है मनी व्यू। यूनिकॉर्न मतलब आपको पता है, अगर किसी स्टार्टअप की जो वैल्यू है वो $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाती है तो उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो इस साल का हमारा भारत का 6ठा यूनिकॉर्न बन गया है मनी व्यू। ये बंगलुरु बेस्ड एक फिनटेक लैंडिंग स्टार्टअप है। मतलब कोई भी अगर फिनटेक के क्षेत्र में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करता है तो ये उसे उधार देने का काम। ये 6ठा है। तो इस साल के 5 स्टार्टअप कौन कौन से थे, मतलब यूनिकॉर्न कौन कौन से थे, वो मैंने आपको बताया था। कुछ जनवरी से स्टार्ट कर लो। तो पहला था कृत्रिम, याद रखना ये भारत का पहला AI स्टार्टअप भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्टार्टअप। दूसरा बना था परफ्यूज, पोर्टर, इथर एनर्जी, फिर रेपिडो, 5वां बन गया और 6ठा हमने देखा भी मनी व्यू बन गया। तो सारे मैंने आपको बता दिए, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न कि LCA तेजस, LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, कौन सा है? ये तेजस है। और पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है इसको उड़ाने वाली? तो मोहना सिंह इनका नाम है। और कहाँ पे उड़ाया इन्होंने? अभी आपको पता है तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया
राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर में, वहीं पे इन्होंने इसको उड़ाया है। और इस तरह से मोहना सिंह ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है। इस तेजस का निर्माण अगर पूछे किसने किया तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसका मुख्यालय भी आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखना आपको मिलेगा कहाँ पे, बेंगलुरु में ही। बाकी ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताए थे। एक तो सुमन कुमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। अवनी चतुर्वेदी सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। और शिवांगी सिंह, ये शिवाजी सिंह लिख रहा है यहाँ पे, शिवांगी कर लेना है ना, शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है ये। और हाँ देखो, हो सकता है आप में से जितने भी स्टूडेंट इसे देखें उसमें से 2-4 स्टूडेंट को ऐसा लगे कि मैं थोड़ी सी स्पीड फास्ट रख रहा हूँ, और ऐसा उन्हीं स्टूडेंट्स को लगेगा जो पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देखो स्पीड इतनी आपको रखनी पड़ेगी। मैं कोई पहली बार इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहली बार पढ़ाता हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, वहां मेरी स्पीड नॉर्मल रहती है। तो वहां हम पढ़ चुके हैं, अब हम इनका रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन कर रहे हो तो इतनी स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। वीकली मंथली वाले में यही हमारी स्पीड रहती है। इसके बाद एक सुपर फास्ट रिवीजन आता है, उसमें स्पीड थोड़ी और बढ़ जाएगी और उसमें इतना एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जो चीज हमने पहले पढ़ ली उससे फास्ट रिवीजन होगा, और जब तीसरी बार रिवीजन होगा तो उससे और फास्ट होगा। हम उसी तरह कछुआ चाल की तरह नहीं चल सकते हैं, समय हमारे पास सीमित है। ठीक है, स्कूल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर आपकी स्पीड इतनी नहीं है तो बनाओ उसे। मुझे स्लो कराने से अच्छा है कि आप अपनी स्पीड बढ़ाओ। ये तो मैंने आपको एक्चुअल फैक्ट बता दिया। मुझे बताइए इस एक्चुअल फैक्ट को कोई नहीं मानेगा, तो आपके लिए सजेशन ये है कि यूट्यूब में एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, तो वहां जाना, वहां पे स्पीड के ऑप्शन होते हैं, स्लो भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो। तो अपने हिसाब से सेट करके आराम से देख लेना। ये जो मैं बोल रहा हूँ वहां पे आप स्पीड को कम कर दोगे तो आराम से, मैं जैसे बोलता हूँ ना डेली करंट अफेयर्स में, वैसे बोल बोल के बताऊंगा कि LCA तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है, तो आंसर होगा मोहना सिंह, इस तरह से। तो आप वहां आराम से देख सकते हो। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। और थोड़ा सा शोर शराबा भी हो रहा होगा, वो मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि वो बाहर से आवाजें आ रही है, सामने घर वाले पता नहीं क्या ठोका पीटी कर रहे हैं। चलो अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ये कहाँ पर है जिसे अभी NSG 1 का दर्जा मिल गया, तो ये आंध्र प्रदेश में है। देखो NSG 1 मतलब होता है, पहले तो क्या होता है इसका मतलब, नॉन सब अर्बन ग्रुप 1, यानी कि उपनगरीय समूह 1। और ये दर्जा उसी रेलवे स्टेशन को दिया जाता है जिसने अपनी ईयरली इनकम 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो, तो उसे ये दर्जा मिलता है। अभी मिला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, याद रखना कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको मिलेगा। जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सफाई मित्र सम्मेलन में अभी हिस्सा लिया, ये कहाँ पे आयोजित हुआ, ये पूछेंगे प्रश्न। तो आंसर तो इसका हो जाएगा उज्जैन। तो उज्जैन इसका आंसर हो गया। अब अगर बात करें, ये जो सफाई मित्र सम्मेलन है, ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के हिस्से के रूप में इसका आयोजन किया गया। और मैं आपको ये बता दूं, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की शुरुआत अभी 17 सितंबर 2024 को ही की गई है। कहाँ से, राजस्थान के झुंझुनू से इसका उद्घाटन किया, या इसकी शुरुआत की हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी ने। ये स्वच्छता ही सेवा जो अभियान है, ये भी 17 सितंबर को जो शुरू हुआ, 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। और इसकी थीम भी बताई गई है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। तो ये आप ध्यान में रखना। प्रश्न में पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस ये कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो याद रखेंगे 21 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है, शांति की संस्कृति विकसित करना, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। और पीस से एक रैंकिंग, एक इंडेक्स आपको याद आएगा, अभी हमने पढ़ा था ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 आया था। और इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा था, तो आइसलैंड रहा था। और भारत की बात करेंगे, भारत 116वें स्थान पे था, ये भी जरूर ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अभी 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया। आयोजन पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा पंजाब में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 की। इस बार इसका 14वां संस्करण था, पंजाब के जालंधर में ये हुआ। और जीता किसने, हॉकी पंजाब टीम ने, पंजाब की टीम ने इसको जीत लिया, उत्तर प्रदेश की टीम को हराया है फाइनल में। तो ये आप ध्यान रखना। किसकी हम बात कर रहे हैं, कौन सी चैंपियनशिप है, कहाँ पे ये हुआ है, किसने जीता है और रनर अप कौन रहा है। बाकी हॉकी इंडिया की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, दिलीप तिर्की है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी दूसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया।
तो उत्तर हो जाएगा जेपी नड्डा ने, जो कि कौन है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 की। इस बार ये दूसरा संस्करण था, जो कि कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ। हमने कहा उद्घाटन किसने किया, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा, पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा ने इसका उद्घाटन किया है। और आयोजन किसने किया, फसाई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इस बार इसका दूसरा संस्करण है। इसका जो पहला संस्करण है वो पिछले साल हुआ था 2023 में, और G20 समिट को भी हमने होस्ट किया था ना, तो उसी दौरान इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, फसाई की स्टैटिक और देख लो। जैसे स्थापना होती है 2008 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है, सीईओ गंजी कमलावी राव है और अध्यक्ष है अपूर्व चंद्रा। तो ये ध्यान रखना। और आपको याद हो तो इसी समिट के दौरान एक इंडेक्स, एक सूचकांक भी जारी किया गया था। वैसे उसके लिए मैंने अलग से प्रश्न लिया है, चलो फिर वो वहीं हम देखेंगे। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बन गए हैं। तो आंसर हो जाएगा अमरप्रीत सिंह बन गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया है, विवेक राम चौधरी का स्थान लिया है, जो कि 30 सितंबर को इनका कार्यकाल पूरा हो गया और 1 अक्टूबर 2024 से इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। अब यहाँ ऑप्शन में आप देखोगे तो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों के नए इस साल हेड बन गए हैं। तो तीनों के नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि हमारे नेवल चीफ कौन बन गए हैं, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बन गए हैं। आर्मी चीफ कौन बन गए हैं, उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं। अनिल चौहान आप जानते ही हो, हमारे दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और अभी नए हमने देखा, हमारे एयर चीफ मार्शल बन गए हैं अमरप्रीत सिंह। तो ये तीनों याद रखेंगे आप। बाकी नेवल डे हम मनाते हैं 4 दिसंबर को, और आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं, और एयरफोर्स डे याद रखेंगे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी, किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना को शुरू किया। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक्चुअली में अभी 2 योजनाओं को शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही। उसमें से एक तो ये है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें राज्य की महिलाएं जो स्टार्टअप चलाती है तो उनको मदद करेंगे, उनकी वित्तीय सहायता में फाइनेंशियली मदद की जाएगी, ताकि उनके स्टार्टअप्स को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाया जा सके। और दूसरी है आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर योजना। नाम से समझ में आ रहा है, एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर है ये, जहाँ पे क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके स्किल को डेवलप्ड किया जाएगा। तो इन दोनों का भी मोदी जी ने शुरू किया, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ये याद रखना है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी, किसने श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया है। तो ये किया है अमित शाह ने। अमित शाह हमारे गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्रालय भी संभालते हैं, और अभी इन्होंने ही व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0, श्वेत क्रांति 2.0 पहल को शुरू किया है। वैसे आप जानते हो व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, मिल्क प्रोडक्शन से है। लेकिन ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 है, ये 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। महिला किसानों को सशक्त बनाना है, दूध उत्पादन को बढ़ाना है, डेयरी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, और दुग्ध निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करना है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो महिला किसानों में एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। व्हाइट रिवॉल्यूशन की हम बात करें, इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी ऑपरेशन फ्लड के रूप में, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन आप सभी जानते हो, उन्हीं के नेतृत्व में इसको लागू किया गया था, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, जिससे देश दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। तो ये तो आप जानते हो ऑलरेडी, ये ध्यान रख लेना किसने इसका उद्घाटन किया, शुरू किया, तो अमित शाह ने। बाकी 4 फोकस्ड जो सेक्टर है वो मैंने आपको बता दिए। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, श्रीराम फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़ को बनाया है। श्रीराम फाइनेंस एक इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। तो याद रखेंगे, सिंपल से एक लाइन वाला प्रश्न है, ब्रांड एम्बेसडर कौन, राहुल द्रविड़। और राहुल द्रविड़ आपको याद होगा बीपीसीएल के भी ब्रांड एम्बेसडर है, और बीपीसीएल का एक स्पेशल प्रोडक्ट आता है स्पीड पेट्रोल करके, उसके बनाए गए थे नीरज चोपड़ा, ये भी ध्यान रख लो। अगला देखते हैं। तो अगला में पूछ रहे हैं कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब को किसने जीता। तो ये जीता था ध्रुवी पटेल ने। तो सिंपल सा याद रखेंगे, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब ध्रुवी पटेल ने जीता था। और ये 2 पॉइंट और मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं, इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टिना प्लिस्कोवा चेक रिपब्लिक की है। मिस यूनिवर्स 2023 सेनिस पलासियो निकारागुआ से है। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखते हैं।
तो अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने क्लीन द बीच अभियान 2024 को शुरू किया, लेकिन कहां से शुरू किया ये पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा मुंबई से। इसमें दो तीन बातें मैं आपको बताता हूँ, वो ध्यान रख लेना। एक तो ये ध्यान रख लो, एक दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को एक दिवस हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के रूप में। तो ये प्रश्न हो गया। हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, जो आपको ऑलरेडी पता है। और अभी इन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के मौके पर यानी कि 21 सितंबर को इस साल के समुद्री तट सफाई अभियान को शुरू किया। और कहां से? मुंबई के जुहू बीच पर इन्होंने इसको शुरू किया। अब बात कर ले, ये जो समुद्र तट सफाई अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य था समुद्री तटों से प्लास्टिक के कचरे को हटाना। ठीक है, तो ये दो चार पॉइंट मैंने यहाँ से बताया, ये पॉइंट में ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी आईआईटी दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 आई है। उसके अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो किसने ये रिपोर्ट जारी की है? पहले तो ये याद रखना, आईआईटी दिल्ली ने भारत सड़क सुरक्षा पर एक रिपोर्ट जारी की है। और उस रिपोर्ट का नाम क्या है? भारत स्थिति रिपोर्ट 2024। और इसमें 2021 के डेटा शामिल किए हैं। इसमें बताया कि जो रोड एक्सीडेंट है वो भारत में मृत्यु का 13वां सबसे बड़ा कारण है। और रोड एक्सीडेंट में जो मृत्यु होती है उसमें शीर्ष राज्य है, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? तो तमिलनाडु में होती है, उसके बाद तेलंगाना में होती है, फिर छत्तीसगढ़ में बताया गया। सबसे कम कहाँ पे होती है? तो वेस्ट बंगाल और बिहार में होती है रोड एक्सीडेंट से सबसे कम मृत्यु। और रोड एक्सीडेंट में सर्वाधिक मृत्यु किस वाहन से होती है ये भी बताया इनमें, ट्रक से होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी केंद्र सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा म्यांमार। और आपको याद भी है, भारत और म्यांमार के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वहां पे हम बाड़ लगाने वाले हैं, यानी कि तारबंदी करने वाले हैं। और अभी उसी के लिए बजट जारी हो चुका है। कितने रुपए खर्च होंगे? 31,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्यों? ताकि लोग जो इधर से उधर आ जाते हैं वो रोका जा सके, क्योंकि उनके बीच में आतंकवादी प्रवेश कर जाते हैं, तस्करी का माहौल रहता है, तो ये सब बंद हो सके उसी के लिए इतना खर्चा किया जाएगा। और दोनों, पहले तो आप देख लो, म्यांमार और भारत के बीच में जो बाउंड्री है वो ये यहाँ पे आपको म्यांमार मिलेगा। भारत के किन किन राज्यों से सीमा लगाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सबसे ज्यादा किसके साथ लगाता है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के साथ। मैप में मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ। अच्छा, बाउंड्री की जो लेंथ है अगर उसकी बात करें तो 1643 किलोमीटर ये बाउंड्री की लेंथ है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। वैसे म्यांमार की कैपिटल क्या होती है? नेपिटो होती है। और इसकी करेंसी क्या होती है? क्यात। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला भी तीसरा स्टेट कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जैसे कि लोग कभी आंदोलन करते हैं, हड़ताल वगैरह होती है, उसके अंदर वो संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो सरकार ने कहा अगर आप ऐसा करोगे, चाहे फिर वो सरकारी संपत्ति हो या प्राइवेट संपत्ति हो, अगर आप उसको नुकसान पहुंचाओगे तो फिर उस संपत्ति का हर्जाना आपसे वसूला जाएगा। और ये अधिनियम अभी पारित कर दिया है उत्तराखंड ने, और ऐसा करने वाला ये तीसरा स्टेट बन गया है। अच्छा, आप सोचोगे ये तीसरा है तो पहले दो कौन से हैं? ऐसा करने वाले पहले दो हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश, अब तीसरा हो गया उत्तराखंड। ये ध्यान रखें आप। अगला देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का अभी लोकार्पण ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में भी बात करें कि कहाँ पे, पहले तो ये देख लो किसने उद्घाटन किया। तो हमारे जो सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने ही छत्तीसगढ़ के बेमतेरा में ये विश्व के सबसे ऊंचे बांस का टावर, इसका उद्घाटन किया, इसका लोकार्पण किया, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करेंगे 140 फुट है और इसका वजन 7400 किलोग्राम का है। 11 लाख रुपए की लागत से बनाया। किसने बनाया? गणेश वर्मा ने इसको बनाया है। तो इतनी बातें ध्यान रख लो। और वैसे बांस की बात है तो आपको याद आएगा एक वर्ल्ड बैम्बू डे हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं? अभी मनाया था। चलो आप बताओ, वर्ल्ड बैम्बू डे हमने कब मनाया था? बाकी बांस से मैंने आपको बताया था, जो बांस है ये घास है या पौधा है? तो इसको घास माना जाता है। बांस का जो पौधा होता है वो ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। बांस की लकड़ी को गरीब की लकड़ी कहा जाता है। और आपको याद होगा इसी तरह से महाराष्ट्र में दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया था, जिसे नाम दिया गया था बाहुबली। तो ये भी ध्यान रखना। और ये मैंने जो प्रश्न पूछा है ये बताना। अगला हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं विश्व अल्जाइमर दिवस, वर्ल्ड अल्जाइमर डे, ये हम कब मनाते हैं? तो हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? डिमेंशिया और अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय।
अच्छा, 21 सितंबर को इस बार एक और दिवस हमने मनाया, इंटरनेशनल रेड पांडा डे, जो कि सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है, इसीलिए 21 सितंबर को हमने ये दिवस मनाया है, तो ये भी ध्यान रखना। बाकी अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन सा स्टेट टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर केरल है, और अभी मैंने आपको बताया था जो फसाई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024 का अभी आयोजन किया था ना, दूसरा समिट था, नई दिल्ली में हुआ था, पढ़ा था हमने, जिसका उद्घाटन जेपी नड्डा जी ने किया था। तो वहीं पे ये इंडेक्स मैंने बात किया था, एक इंडेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो यही इंडेक्स वहां पे जारी किया गया था, और इस इंडेक्स में टॉप पर केरल है, सेकंड पे तमिलनाडु है, और तीसरे पे जम्मू कश्मीर रहा है। तो ये आप ध्यान में रखना, लगातार दूसरे साल केरल इस इंडेक्स में टॉप पर है। अगला देखते हैं, तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आप सबको पता है, ये बन गए हैं अनुराग कुमारा दिसानायके। किनके स्थान पे आए हैं? रानिल विक्रमसिंघे के स्थान पर ये आए हैं, और नेशनल पीपल्स पावर पार्टी से हैं ये, और इस तरह से आप कह सकते हो कि ये श्रीलंका के 9th नंबर के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब आप मुझे बताओ, इन्होंने प्रधानमंत्री, श्रीलंका में प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया है? वैसे मैं आगे बताऊंगा आपको इसका उत्तर, लेकिन अगर आपको अभी पता है तो बताइए, वो इस पद पर आने वाली श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। बाकी श्रीलंका के स्टैटिक अगर मैं आपको बताऊं, तो ये श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट आपको मिल जाएगा। कमर्शियल कैपिटल कोलंबो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे होती है, श्रीलंकन रुपये यहाँ पे करेंसी है। ये हमने देख लिया, प्रेसिडेंट बन गए, और प्रधानमंत्री नए बन गए हैं, उनका नाम आपसे मैंने पूछ लिया है। बताइए, हम अगला देखते हैं अभी। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी क्वाड देशों के द्वारा लॉन्च कैंसर मून शॉट पहल का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर से। आपको याद ही, अभी क्वाड समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये अमेरिका में हुआ है। पहले ये भारत में होना था, लेकिन हुआ कहाँ पे फाइनल? ये अमेरिका में हुआ। अमेरिका में भी अगर पूछोगे कि अमेरिका में कहाँ पे हुआ, तो अमेरिका में विलमिंगटन नामक स्थान पे इसका आयोजन हुआ है, और अगले साल 2025 में इसको होस्ट कर रहा है भारत, ये भी साथ में याद रखेंगे। इस बार कौन से नंबर की ये इसकी बैठक हुई थी? 6वें नंबर की बैठक हुई थी, और यहीं पे ही कैंसर मूनशॉट पहल लॉन्च हुआ है, जिसका उद्देश्य है सर्वाइकल कैंसर को खत्म करना। सर्वाइकल कैंसर आपको पता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण ये होता है, और आपको ये भी याद होगा कि हमने इसके लिए एक वैक्सीन भी बनाई थी, जिसका नाम हमने क्या रखा था? सर्वावैक रखा था। सर्वावैक वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने इसको बनाया था, तो ये ध्यान रखना। वैसे इसी बैठक के दौरान एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक में क्षेत्र प्रशिक्षण के लिए एक समुद्री पहल भी शुरू की है, और उसका नाम क्या रखा है? मैत्री उसका नाम रखा है। मैत्री का भी फुल फॉर्म है मैत्री इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। और याद रखना कि भारत जो है 2025 में इसकी पहली ट्रेनिंग वर्कशॉप को होस्ट करेगा, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके अलावा भारत ने कहा कि वो अमेरिका में 2 स्थानों पे, एक तो बोस्टन में और एक लॉस एंजलिस में अपने 2 नए दूतावास खोलेगा, ये पॉइंट भी ध्यान रख लेना। क्वाड की अगर बात कर ले, क्वाड में 4 देश होते हैं, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब आपको पता ही है। अच्छा, इसी बैठक में एक और फैसला लिया गया है, उसके लिए अलग से प्रश्न में बताऊंगा, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना? तो अभी तो इतनी बातें ध्यान रखेंगे, अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पोर्ट्स सेक्शन से आ रहा है कि हंगरी शतरंज ओलंपियाड, हंगरी में जो चेस ओलंपियाड का 45वां संस्करण हुआ, उसको किसने जीता है? तो आंसर होगा भारत ने जीता है। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, 2022 में जो इसका 44वां संस्करण हुआ था चेस ओलंपियाड का, वो पहली बार भारत में हुआ था। भारत में भी कहा? चेन्नई में। उसमें मेल विजेता फीमेल विजेता कौन रहा था? यूक्रेन और उज्बेकिस्तान मेल में, और फीमेल यूक्रेन में रहा था विजेता। ये भारत में होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हर 2 साल में होता है, तो अभी 2024 में इसका 45वां चेस ओलंपियाड का संस्करण हुआ, हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ। इसमें मेल में भी विजेता भारत रहा है, फीमेल में भी विजेता भारत रहा है। ये भी ध्यान रखेंगे हम, मेल में हमने हराया है स्लोवेनिया को, और महिलाओं में अजरबैजान को हराया है, ये आप जरूर ध्यान रखें। और ये 3 कप मैं आपको जरूर बताऊंगा कि भारतीय पुरुष टीम जो जीतती है उसे ये हैमिल्टन रसेल कप मिलता है, महिलाओं की टीम जीतती है तो वेरा मेंचिक कप जीतता है, और जिस टीम का सबसे ज्यादा स्कोर रहता है महिला और पुरुष मिलाकर के, उनको ये संयुक्त रूप से गेप्रिंडाश्विली कप मिलता है। ये कप मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो कभी कभार एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा सा टिपिकल अगर बना दिया तो वो आपसे कप पूछ लेगा, बताओ भैया इस कप का संबंध किससे था, और ये कप अभी न्यूज में थे, तो वो पूछ लेगा आपसे। आपको पता होना चाहिए इनका संबंध किससे है? चेस से है।
अब अगले साल, अगले 2 साल बाद जो 2026 में जो अगला वाला चेस ओलंपियाड होगा 46th एडिशन, वो भी याद रखो वो कहाँ पे होगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। और ये महिलाओं में हमारी चेस प्लेयर्स हैं, ये पुरुषों में है, ये भी ध्यान रखना। क्या पता इनके नाम दे करके आपसे पूछ ले, बताओ उनका संबंध किससे है, जैसे कि अर्जुन एरिगेसी, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, डी गुकेश, विदित गुजराती, वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, तानिया सचदेव। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे खेला, तो इनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी विश्व गेंडा दिवस ये कब मनाया गया, तो 22 सितंबर को मनाया गया। हर साल 22 सितंबर को मनाते हैं। थीम क्या है, पांचों को जीवित रखना, कीप द फाइव अलाइव। अब ये पांचों से क्या मतलब है, पूरे विश्व में गेंडों की पांच, मुख्य रूप से 5 प्रजातियां पाई जाती है, तो उन्हीं के लिए बात हो रही है। वो भी मैं आपको बता दूं कौन कौन सी प्रजातियां हैं। जावन राइनो, सुमात्रा ब्लैक राइनो, वन हॉर्न यानी कि एक सिंग वाला गेंडा जो भारत में आपको मिलता है, और एक व्हाइट राइनो। तो इन पांचों की बात हो रही है, पांचों को जीवित रखना। ठीक है, ध्यान रखना कब, 22 सितंबर को। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं फिडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। और आप सबको पता है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर हैं जो कि नॉर्वे के हैं, मैग्नस कार्लसन इनका नाम है। देखो अभी जो फिडे 100 अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ, ये कहाँ पे हुआ है, ये हंगरी के बुडापेस्ट में ही हुआ है। और यहाँ पे 100 का क्या मतलब हो गया, 100 का ये मतलब हो गया कि फिडे की स्थापना हुए इस साल पूरे 100 साल हो चुके हैं, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 जुलाई 1924 में हुई थी। इसलिए इन्होंने इस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया इसके 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। तो इसलिए प्रश्न करा रहा हूँ, देखो स्टैटिक यहाँ से पूछ सकता है, फिडे को 100 साल हो गए तो पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्ट्रेटेजी आपसे पूछ ले कि स्थापना तो ये तब हुई थी 1924 में, हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ये आप ध्यान रख लेना। इसी तरह से देखो पुरुषों में तो अवार्ड मैग्नस कार्लसन को मिला। अगर वो आपसे पूछ ले कि भैया बताओ महिलाओं में किसको अवार्ड मिला है, तो याद रखना जूडिथ पोलगर इनका नाम है। अगर पूछे ये किस देश की है, तो ये हंगरी की चेस प्लेयर है। तो पुरुष और महिला दोनों मैंने आपको बता दिया, अवार्ड के बारे में भी बता दिया क्यों इसका आयोजन किया गया, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं, उनका नाम बताइए। नाम है ताशी राबस्तान, और ताशी राबस्तान ये पुरुष है, याद रखना। अच्छा, यहाँ पे अभी 7 हाईकोर्ट हैं, उनमें नए चीफ जस्टिस बने हैं। सारे एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, लेकिन अगर बहुत लेट आप वीडियोस को देख रहे हैं ना, तो फिर इस क्वेश्चन को कंसिडर मत करना, ये भी मैं आपको बता दूं। क्यों, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, रिटायरमेंट आते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं इनको। तो अगर काफी लेट आप देख रहे हैं, तो एक बार ये आप चेक कर लेना गूगल करके कि अभी कौन बन गए हैं। कम से कम अपने अपने राज्यों के तो आपको याद रखने ही है, लेकिन अभी ये करंट की न्यूज है इसलिए मैं आपको करा देता हूँ। जैसे कि दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मनमोहन, हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजीव शकदर, मध्य प्रदेश में सुरेश कुमार कैत, मेघालय में इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी, केरल में नितिन मधुकर जामदार, मद्रास हाईकोर्ट में KR श्रीराम और झारखंड में MS रामचंद्र राव। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत कम कंसिडर करता हूँ रिवीजन वाली क्लास में, क्योंकि ये चेंज हो जाते हैं। लेकिन चलो इस बार मैंने आपको बता दिया, तो कम से कम अपने अपने राज्यों का आप ध्यान रख लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने अपने राज्यों को तो पता होना भी चाहिए। अगला देखते हैं। चलो आज आपको याद करवा देते हैं अपने अपने राज्यों का। आप एक काम करना, कमेंट बॉक्स में अपने अपने राज्यों के जो चीफ जस्टिस हैं, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके नाम लिखिएगा। तो कम से कम अगर आपको याद नहीं है तो आप गूगल करके लिखोगे, उस बहाने एक बार आपकी नजर में आ जाएगा उनका नाम। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला पूछ रहे हैं कि भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर ये कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये राउतभाटा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पे शुरू हुआ है। और ये राउतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने कहा राजस्थान में भी कहाँ पर है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पे जो यूनिट नंबर 7 है वहीं पे ये शुरू हुआ है। और इसकी कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो 700 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अब ये डिटेल में होता क्या है वो मैं आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास में बता चुका हूँ। तो अभी ये हमारा एक तरह का रिवीजन वीडियो होता है, तो यहाँ पे मैं आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, वरना टाइम वेस्ट होगा जबरदस्ती का। बाकी आप याद रखेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। भारत का तीसरा ये स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ पे शुरू हुआ, राउतभाटा में। और अगर ये तीसरा है तो इससे पहले के 2 कहाँ पे हुए थे, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, गुजरात में। तो उसके यूनिट नंबर 3 और 4 में ये शुरू हुआ था, और अभी ये राउतभाटा वाले में शुरू हुआ इसके यूनिट नंबर 7 में।
अच्छा, एक डेटा और आप याद रख लो कि भारत में भी टोटल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 24 हैं जो वर्किंग में हैं। उनसे कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है, 8180 मेगावाट। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है स्टैटिक्स की, ये भी आप एक बार रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए चीफ कौन बन गए हैं, तो आलोक रंजन बन गए हैं। आलोक रंजन का नाम आप ध्यान रखेंगे, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए चीफ बन गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीत लिया, रिया सिंघा ने जीत लिया है। और ये कहां से बिलोंग करती है, तो ये गुजरात से बिलोंग करती है। और इसका आयोजन अगर पूछोगे कहां पे हुआ, तो राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन हुआ। तो अब जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी इस वर्ष, उसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इनका नाम ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये वही प्रश्न है अभी मैंने आपको बताया था जो क्वाड समिट 2024 का अमेरिका में हुआ, तो वहां पे भारत और अमेरिका के बीच में एक और समिट हुआ था, एक और एग्रीमेंट हुआ था, सॉरी। तो मैंने कहा था मैं अलग से प्रश्न बताऊंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो ये वही प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा कि अभी भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र, और इसका नाम जरूर याद रखना, शक्ति है, इसको स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया, मैंने आपको बता दिया, अमेरिका के साथ में। क्वाड समिट के दौरान ही ये समझौता हुआ है। अब क्या है ये समझौता, तो इस समझौते के अंतर्गत भारत में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र, इंग्लिश में अगर आप इसको बोलोगे तो ये पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फैब्रिकेशन प्लांट बनाया जाएगा। और भाई बनेगा तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स ही आपको समझ में आ रहा हो, लेकिन खास बात क्या है, ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं इनका आम इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे हमारे मोबाइल में, टीवी में, रिमोट में, ये आम पर्पस के लिए नहीं होगा। इसका इस्तेमाल हम नेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए करेंगे, डिफेंस सेक्टर में करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होगा। इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा सेमीकंडक्टर प्लांट होगा जो केवल नेशनल सिक्योरिटीज के पर्पस से ही चिप्स बनाएगा, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगा। ठीक है, और इस प्लांट का नाम जरूर याद रखेंगे आप, जिसका नाम है शक्ति, अमेरिका की सहायता से। तो सारे काम की बात पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, आपके दिमाग में बैठ गई होगी। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये कब मनाया हमने, ये 23 सितंबर को मनाया। मतलब जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो अपनी बात को प्रकट करने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए इशारों का इस्तेमाल करते हैं, हाथों से इशारे करते हैं, तो उसी को साइन लैंग्वेज कहा जाता है। 23 सितंबर को मनाते हैं ये दिवस। थीम क्या है, सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए समर्थन करें। वैसे 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में भी मनाते हैं हम। क्यों मनाते हैं ये मैंने आपको डिटेल में बताया था अपनी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल से याद रखेंगे 23 दिसंबर को एक तो ये साइन लैंग्वेज दिवस और ये हाइफा दिवस के रूप में मना रहे हैं। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी जॉर्जिया गावा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए, तो ये बन गए हैं संग्राम सिंह। और ये जो गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप है 2024 में, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो जॉर्जिया में, जॉर्जिया की कैपिटल तबिलिसी में इसका आयोजन हुआ। यहाँ पे जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटिंग है, वहां पे अभी इसको जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए कौन, संग्राम सिंह। 93 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। और यहाँ पे इन्होंने फाइनल में हराया किसको, तो पाकिस्तान के अली राजा नासिर को हराया है, मात्र 90 सेकेंड में इन्होंने हरा दिया है। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न मैंने आपको और बढ़ाया था कि इससे पहले UFC यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी कौन, पूजा तोमर बनी थी, वो नाम भी याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी ये प्रश्न और लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार ये भी किसे मिला है, ICMR को मिला है। तो यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड ये याद रखना भी ICMR को दिया गया। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो आपको पता है जो भी कोई वैक्सीन वगैरह आती है, कोई मेडिसिन आती है, तो उसको अप्रूव करने का काम यही करता है। और इसे ये अवार्ड क्यों मिला भी, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए और गैर संचार रोग पर कंट्रोल करने के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। ICMR के स्टैटिक आप जरूर देख लो एक बार। जैसे इसकी स्थापना 1911 में हुई थी, उस वक्त इसका नाम इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन हुआ करता था। 1949 में नाम बदल के ICMR कर दिया। डायरेक्टर जनरल का नाम ध्यान रख लो, राजू बहल है। और इसी ने एक ड्रोन भी बनाया था, उसका नाम आई ड्रोन था, आपको याद होगा, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल इसने लॉन्च किया था आई ड्रोन नाम से। तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना को किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था त्रिपुरा ने। तो इसका उद्देश्य क्या था, या मतलब इसका काम क्या था कि राज्य के 12 शहरी क्षेत्रों में हर घर में पेयजल आपूर्ति करना, इस योजना के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। और इसमें मदद की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। कितने रुपए की? 530 करोड़ रुपए का वो फंड दे रहा है इसके लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको मनीला, फिलीपींस में। बाकी अगर त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पे आपको त्रिपुरा मिल जाएगा, जो कि बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ होता है। अगरतला इसकी कैपिटल है। मणिक शाह मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन है? इंद्रसेन रेड्डी। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी फेडरल बैंक के एमडी सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम। और फेडरल बैंक की बात करें, स्थापना 1931 में होती है। अल्वा केरल में इसका मुख्यालय है। टैगलाइन होती है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किस भारतीय फिल्म को 97वें नंबर के जो अकादमी पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड्स जो 2025 में होंगे उसके लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा लापता लेडीज। तो पहले तो ये याद रखेंगे, आपको बताइए अकेडमी अवार्ड्स और ऑस्कर अवार्ड्स एक ही बात है। 2025 में कौन सा संस्करण होगा? 97वें नंबर का। और अभी इसमें एक भारतीय फिल्म है, उसको ऑफिशियल एंट्री मिल चुकी है, उसका नाम लापता लेडीज है और उसके डायरेक्टर कौन है? किरण राव है। इंटरनेशनल फिल्म फीचर फिल्म कैटेगरी में इसको नॉमिनेट किया गया है। तो ये याद रखना, ये करंट अफेयर्स की न्यूज है। बाकी तो नीचे सब स्टैटिक मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पे कर दिया गया? तो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम कर दिया गया है संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब इसका नाम हो गया। संत तुकाराम कौन थे? ये 17वीं शताब्दी के एक महान संत और कवि थे। तो इन्हीं के नाम पे अभी पुणे एयरपोर्ट का नाम कर दिया, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा बताया गया? तो आंसर होगा अमेरिका। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत है। पिछले साल भारत चौथे स्थान पे था और जापान तीसरे स्थान पे था, लेकिन अब भारत तीसरे पे आ गया और जापान चौथे पे चला गया है। और इससे जारी किसने किया है? तो एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है और उसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट, उसी ने इसको जारी किया है। तो ये ध्यान रखना है, कौन सा है? एशिया पावर इंडेक्स हम बात कर रहे हैं। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न वही है, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं और अभी जो प्रेसिडेंट बने थे श्रीलंका के 9th नंबर के अनुरा कुमारा दिसानायके, उन्होंने ही इनको यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उनका नाम है हरिनी अमरसूर्य और इस तरह से ये श्रीलंका की 16th नंबर की प्राइम मिनिस्टर बनी है। और महिलाओं में अगर बात करोगे तो आप कह दोगे श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। अच्छा, ये पॉइंट मैंने एक लिख दिया था यहाँ पे कि 1960 में जो सिरिमाओ भंडार नायके है वो श्रीलंका में पहली प्रधानमंत्री, या यूं कहूं कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी सिरिमाओ भंडार नायके। तो ये भी ध्यान में रखना पॉइंट। अगला देखते हैं अभी। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किसे ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा विनोद बच्चन को। तो विनोद बच्चन याद रखेंगे, यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको मिला है। नाम याद रखना, विनोद बच्चन इनका नाम है। तो अगले में पूछ रहे हैं कि भारत में अंत्योदय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 25 सितंबर को। अगर देखो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अंत्योदय दिवस ये किनकी जयंती को मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को मनाया जाता है। ये याद रखना, कब? 25 सितंबर को। वैसे 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे भी होता है, जिसकी थीम है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। तो ये 2 दिवस आप 25 सितंबर को याद रखना। अगला देखते हैं। और अगला प्रश्न भी अच्छा है कि 25वें आईफा अवार्ड्स ये कहाँ पर होंगे? और ये 25वें नंबर के जो हैं वो कब की बात हो रही है? 2025 वाले ही बात हो रही है। तो इनकी सिल्वर जुबली है, ये राजस्थान के कैपिटल जयपुर में होंगे। और ये पॉइंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आईफा अवार्ड्स ये दूसरी बार होगा जब इसका आयोजन ये भारत में होगा। इससे पहले 2019 में इसका आयोजन मुंबई में हुआ था और अब जयपुर में होगा। वैसे अगर अभी की बात कर रहे हैं 2024 में इसका जो 24th नंबर का एडिशन है वो कहाँ पे होगा? तो वो अबू धाबी में होगा, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल बनाने वाला जो प्लांट है वो कहाँ पर बनेगा? तो ये पुणे में बनेगा, इतना सा याद रखना है। CO2 से मिथेनॉल बनाया जाएगा, ये भारत का पहला है। कहाँ पे? पुणे में। अगला देखते हैं।
अगला है, अभी किसे एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो प्रत्यक्षा रे को सम्मानित किया गया था। प्रत्यक्षा रे ये एक तैराक है, स्विमर है, और इन्हीं को एकलव्य पुरस्कार 2024 मिला है। इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में हुए थे ना। अब आप मुझे बताएंगे ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 है, कौन सा संस्करण था, कहाँ पे हुआ, टॉप पे कौन रहा था? तो अगर इनकी बात करें प्रत्यक्षा रे की, तो इन्होंने इस गेम्स में 6 मेडल जीते थे, जिसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज था। और ये उड़ीसा की खिलाड़ी है। तो उड़ीसा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये सम्मान दिया जाता है। उड़ीसा का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार इसको माना जाता है, जो प्रत्यक्षा रे को मिला। अगला देखते हैं। अच्छा, अभी जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बताओ मैस्कॉट कौन सा है, कहाँ पे हुआ, टॉप पे कौन रहा। अगर ये याद रखने में आपको दिक्कत आती है तो अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो, डेली करंट अफेयर्स आप देखते हैं, अच्छी बात है। वीकली मंथली देखते हैं, अच्छी बात है। या नहीं देखते हैं, कुछ हो सकते नहीं देखते हो। देखते या नहीं देखते वो अपने हिसाब से देख लेना। अभी जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ वो आपको आ रहे या नहीं आ रहे, एग्जाम में जब प्रश्न आएगा इसी तरह से वो आपको आएगा या नहीं आएगा, वही इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है। अभी मैं आपकी सिलेक्शन वाली सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें जनवरी से लेके अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। और सबसे खास बात यह है, दूसरों की तरह एक साथ में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक एक दो दो चार चार घंटे की क्लास नहीं ले रहा हूँ। मुझे पता है इतना रिटेंटिविटी आप में नहीं रहेगी, पढ़ाना वाला तो पढ़ा के चल जाएगा, उसको क्या है, याद आपको रखना है। जैसे आप खाना खाने बैठो, मैं 2-3 दिन का खाना आपको एक साथ खिला दूं, मेरे को तो खिलाना है, मेरे को तो खाना बनाना है चूल्हे में और खिलाना है। खाना तो आपको है, उसको डाइजेस्ट तो आपको करना है, तो तकलीफ आपको होगी। तो इसीलिए मैं एक साथ नहीं करा रहा हूँ, मैं टॉप 50 के सेट आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो अभी शायद कुछ सेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जितने भी हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट मैंने उसकी बना दी है, तो वो आप जरूर देखिए, वो आपके लिए वीडियोस रामबाण साबित होंगे। सब कुछ आपने देख लिया, सब कुछ कर लिया, लास्ट में वो वीडियोस आपके लिए महत्वपूर्ण है, इतना मैं कह सकता हूँ। ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, बाकी आप सब समझदार है। हम अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, अभी उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है? तो शंख एयरलाइन इसका नाम है। इसका नाम याद रख लेना, शंख एयरलाइन इसका नाम है। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको शायद बताया भी था, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, मैंने आपको दिखाया भी था, अभी फिर दिखा दूंगा। क्या है प्रश्न, दूसरी नाविका सागर परिक्रमा 2024 ये कहाँ से शुरू हो रही है? तो आंसर हो जाएगा इसका गोवा से। इसके बारे में सारी काम की बातें बताऊंगा। देखो, मैंने कहा इस बार दूसरा संस्करण, जो पहला संस्करण हुआ था इसका 2017 में हुआ था। नाविका सागर परिक्रमा अभियान का पहला संस्करण 2017 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, INS तारिणी पर सवार होकर के दुनिया का चक्कर लगाया था 6 महिला चालक दल ने। और इस बार हम 2024 में दूसरा संस्करण शुरू कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा नाविका सागर परिक्रमा अभियान क्या है। तो इसमें एक जहाज पर पृथ्वी की परिक्रमा की जाती है, पहले भी ऐसा ही किया था। अभी दूसरा संस्करण है, जहाज का नाम वही है, INS तारिणी। और ये यात्रा शुरू करेंगे 2 अक्टूबर 2024 से। कहां से? गोवा से। और इस बार पहले तो भाई 6 महिला चालक दल गया था, इस बार 2 ही महिलाएं जाएंगी। एक है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दूसरे है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ए। ये 2 जा रही है, 2 का नाम याद रखना पड़ेगा आपको। और ये दोनों महिलाएं बिना किसी बाहरी सहायता के केवल पवन ऊर्जा यानी कि नाव में विंड एनर्जी होगी, उसी पर निर्भर करते हुए 21,600 समुद्री मील की यात्रा तय करेंगी। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इससे पहले कैप्टन दिलीप डोंडे 2009-10 में दुनिया की परिक्रमा करने वाले पहले भारतीय बने थे। मैंने अभी बताया था, इससे संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में आया था IBACIO ग्रेड 2 पेपर में। ये देखो, यही पूछा था। ये पेपर भी 2017 में हुआ था और ये लॉन्च भी तभी हुआ था 2017 में, नाविका सागर परिक्रमा। और इसमें पूछा था कि उस जहाज का नाम पूछा है, तो जहाज का नाम आप बता ही दोगे, INS तारिणी है। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अगला देखते हैं। तो अगला पूछ रहे हैं, अभी 2024-25 सत्र की दिलीप ट्रॉफी का आयोजन ये किसने जीत लिया? जीतता पूछा है, तो इंडिया ए ने जीत लिया। ये भी हम देखेंगे कहाँ पे हुआ। देखो, दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो संबंध इसका आप सबको पता है, क्रिकेट से है। ये एक घरेलू प्रथम श्रेणी मैच है। 2024-25 वाला सत्र इसका 61 नंबर का एडिशन था, जिसको जीत लिया है इंडिया ए टीम ने। किससे हराया? इंडिया सी टीम को। इंडिया ए के कप्तान मयंक अग्रवाल है और सी के ऋतुराज गायकवाड़ थे। कहाँ पे हुआ? इसमें केवल एक ही मैच है जो बेंगलुरु के M चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था, बाकी के सारे मैच आपके आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में हुए थे। आयोजन किया था BCCI ने, जिसके अभी सचिव कौन है? जय शाह है। और आपको बताए
अभी इस साल के एंड तक ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन जाएंगे। ग्रेग बार्कले का स्थान लेंगे जो खुद न्यूजीलैंड से है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? चलो इसके अध्यक्ष कौन है? सचिव तो जयशाह है, अध्यक्ष का नाम आप बताएंगे। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन 2 ए थोन 2 का आयोजन कहाँ पे किया? तो लद्दाख में किया है। क्या ये हिम ड्रोन ए थोन 2? तो ये कार्यक्रम है जिसका आयोजन अभी इंडियन आर्मी ने किया लेह लद्दाख में। तो मतलब इस कार्यक्रम में भारत में जो ड्रोन बने हुए हैं उनका यहाँ पे परीक्षण किया गया। 25 से ज्यादा घरेलू ड्रोन निर्माताओं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। तो अगला पूछ रहे विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को ये मनाया जाता है और ये बड़ी सारी इसकी थीम है। तो याद रखना वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर को। फिर पूछ रहे टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा ये कहाँ पे शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा के कलिंग नगर में जो इसका प्लांट है तो वहीं पे इसने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा शुरू की है और इसमें लागत आई है 27,000 करोड़ रुपए और अब इसकी कैपेसिटी बढ़कर के 8 मिलियन टन पर ईयर हो गया है। क्या बन रहा है? स्टील बन रहा है। तो ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है? एक तरह से एक भट्टी होती जिसमें धातु को गर्म किया जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे और फिर फाइनली स्टील बनाया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किसने किया था? अब्राहम डार्बी ने 1709 में। ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था? तो ये 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं आप समझ गए होंगे। इसको शुरू हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं और इसी से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में आया था, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें आपको नाम से समझ में आ रहा है और आपको पता भी होगा मेक इन इंडिया में क्या होता है। हम यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो और इसी के लिए ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। और ये पॉइंट ध्यान रखना, ये काम की बात है कि 25 सेक्टर्स पे फोकस इस पे किया गया था, जैसे कि ऑटोमोबाइल, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि 25 मुख्य क्षेत्र थे जिन पे ध्यान केंद्रित किया गया था। और देखो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। 2018 वाला एग्जाम था ये और हमें पता है ये योजना कब शुरू हुई थी? 2014 में। तो 4 साल बाद भी एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न अगर सरकार की, केंद्र सरकार की कोई योजना है तो प्रश्न यही था कि कितने सेक्टर में ये प्रोग्राम फोकस्ड है। तो अभी हमने देखा 25 सेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना। अच्छा, इसी तरह की 2 योजनाओं में आपके लिए और लेकर के आया स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को और स्टैंड अप इंडिया। बहुत कंफ्यूज हो सकते हो आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया दोनों अलग अलग है। ये 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी, तो ध्यान रखना इसको भी। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए? तो ये 3 है तो 3 जगह समर्पित किए, पुणे, दिल्ली और कोलकाता। बहुत सी जगह आपको पुणे ही बताया जाएगा, दिल्ली कोलकाता नहीं बता रहे, तो भैया ऐसा मत करना। ये पुणे, दिल्ली और कोलकाता में इनको स्थापित किया गया है। अच्छा, इसी के साथ मोदी जी ने 2 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का भी उद्घाटन किया। उनका नाम है, एक का नाम अर्का है और एक का नाम अरुणिका है। ठीक है, तो ये 2 नाम भी ध्यान में रखना। और इन सुपर कंप्यूटर्स को बनाया किसने? सीडेक पुणे ने बनाया है। लागत आई है 130 करोड़ रुपए। तो इतना ध्यान में रखें। अगला देखते हैं। तो अगला है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो कलिकेश नारायण सिंह देव बनाए गए हैं। इतना सा आपको नाम याद रखना है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बन गई है। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दे दिया गया है? तो ये दे दिया गया है थाईलैंड में। तो थाईलैंड ऐसा करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। वैसे पूरे एशिया में अगर हम बात करते हैं तो पहला था ताइवान जिसने ऐसा किया था, दूसरा नेपाल था और एशिया में तीसरा देश ये हो गया। और दक्षिण पूर्व एशिया बोलूंगा तो फिर पहला देश हो गया थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल स्टेटिक में आपको बता देता हूँ, पहले मैप में देख लो। ये रहा थाईलैंड, कैपिटल इसकी बैंकॉक होती है और करेंसी ये थाई बाहत। अभी नई प्रधानमंत्री बन गई है, शिनावात्रा इनका नाम है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी अमेरिका ने किस देश को वीजा फ्री कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा कतर। तो एक्चुअली में अमेरिका का एक प्रोग्राम है वेवर प्रोग्राम, उसी में इसको अभी शामिल किया गया और उसी के अंतर्गत इसको वीजा फ्री कर दिया गया। मतलब अब कतर के जो नागरिक हैं वो 90 दिनों तक अमेरिका में चाहे बिजनेस ट्रेवल करना हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से वहां पे ट्रेवल करना हो, वो
90 दिनों तक बिना वीजा के वहां पे रह सकते हैं, घूम सकते हैं। और ये जो इनका वेवर प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत ये डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उन्हीं को शामिल करता है अमेरिका। और इस तरह से आप कह सकते हो, ये भी प्रश्न आ सकता है कि इसके वेवर प्रोग्राम में शामिल होने वाला कतर कौन सा नंबर का देश बना है, तो 42 नंबर का बना है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी ध्यान रखना। देखो कतर की हम बात कर लें तो ये आपको कतर मिल जाएगा, कैपिटल दोहा होती है, करेंसी है कतरी रियाल। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं भी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री साथ योजना शुरू की है, तो इसको शुरू किया त्रिपुरा ने। देखो मुख्यमंत्री साथ का मतलब हो गया चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप फॉर असिस्टेंस टू टैलेंटेड एंड हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हायर एजुकेशन के लिए जो मेधावी छात्र होते हैं, जो टैलेंटेड जो छात्र होते हैं, उनको समर्थन करने के लिए ये नई योजना शुरू की है। इसमें छात्रों को हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन इसमें हर जिले से मात्र 200 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। तो कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री साथ योजना शुरू किया है त्रिपुरा ने। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं एसपी धारकर। पूरा नाम है इनका सुजीत सुजीत पुष्पाकर धारकर। सुजीत पुष्पाकर धारकर इनका पूरा नाम है। इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बन गए हैं। और इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ भी बन गए हैं, उनका नाम क्या है वो भी याद रखना है, अमरप्रीत सिंह उनका नाम है। दोनों नाम याद रहने चाहिए आपको। और एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी 17वां विश्व नवाचार या वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी हुआ, उसमें भारत की रैंक क्या है ये पूछ रहे हैं। भारत इसमें याद रखना 39 नंबर पर है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की। इस बार ये 17वां एडिशन था। इसको जारी किसने किया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जारी किया है। और भारत इसमें 39 पर है। टॉप पे स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड लगातार 14वीं बार इसमें टॉप पर रहा। दूसरे पे स्वीडन है और तीसरे पे अमेरिका है। सबसे आखिरी 133 नंबर पे अंगोला देश है। तो मैंने सब बता दिया कौन सा इंडेक्स है, किसने जारी किया, भारत की रैंक क्या है, टॉप पर कौन है और लास्ट पर कौन है। देखो इसके स्टैटिक और देख लेते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करना, अधूरा नाम लिख दिया यहाँ पे। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और डायरेक्टर जनरल डैरेन टैंग है। स्थापना होती 1967 में। तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। अगला पूछ रहे हैं विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे ये कब मनाया जाता है? हर साल 27 सितंबर को मनाते हैं, याद रखना। थीम है टूरिज्म एंड पीस। और भारत में जो नेशनल टूरिज्म डे होता है वो आप जानते ही हो 25 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का स्टैटिक प्रश्न पूछा आता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जरूर याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मैड्रिड स्पेन में। ठीक है। और टूरिज्म से एक इंडेक्स भी आपको याद आ जाएगा, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स आया था। और 2024 में जो ये इंडेक्स आया था, इस बार इसका दूसरा संस्करण था, जारी किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही। टॉप पे उसमें अमेरिका था और भारत उसमें 39 नंबर पे था। और अभी जो अपन ने इंडेक्स देखा, कौन सा वाला? वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन इंडेक्स, उसमें भी भारत 39 पे है और टूरिज्म वाले में भी 39 पे है। तो दोनों को याद रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी कहाँ पर कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अभी चुनाव आयोग ने भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में बेरसिया तहसील में जो सरपंच का चुनाव हुआ था वो पेपरलेस आयोजित किया। और इस तरह से हमने कहा कागज रहित चुनाव आयोजित ये पहली बार कहाँ पे किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया। इसी तरह से 2-3 प्रश्न आप और याद रख सकते हो और इनके उत्तर आप ही करना। मैं डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में आपको बता चुका हूँ। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो और उत्तर करने की कोशिश करो। भारत का पहला कागज रहित न्यायालय ये कौन सा बना था? पेपरलेस कोर्ट। उसके अलावा ई विधान एप्लीकेशन को लागू करके किस राज्य की विधानसभा पहली कागज रहित विधानसभा बनी थी? दूसरा प्रश्न ये हो गया। और अभी कौन सी सरकार 100% कागज रहित होने वाली पहली, दुनिया की पहली सरकार बनी थी? ये तीसरा प्रश्न हो गया आपके लिए। सारे प्रश्न पेपरलेस से ही संबंधित मैंने पूछे हैं। तो बताओ, हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? अभी किस राज्य सरकार ने बाना का हैंड होल्डिंग योजना भी शुरू की है? तो इसको मिजोरम में शुरू किया गया है। और क्या है ये योजना? तो आप यूं समझ लो, इसमें जो उद्यमी होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी, मतलब आर्थिक सहायता दी जाएगी, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उसी के लिए ये योजना यहाँ पे शुरू की गई है। अच्छा, मिजोरम की अगर बात करते हैं
तो मिजोरम ये यहाँ पे आपको दिखेगा। कैपिटल आइजोल होती है, लाल दुर्होमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर है हरिबाबू कंपम्पति। ये जरूर याद रखना, चाप चार कुट महोत्सव ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चाप चार कुट महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में। एंथुरियम महोत्सव भी होता है यहाँ पे। अभी अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि शिगेरू इशिबा अभी किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया इनको, तो जापान के। और हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि जापान के जो अभी तक प्रधानमंत्री हैं कौन, फूमियो किशिदा। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद मैंने आपको बताया था जब भी नए बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये बता दिए मैंने, आपको ध्यान में रखना। शिगेरू इशिबा इनका नाम है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से है ये। अगला देखते हैं। बाकी जापान की स्टैटिक भी देख लो एक बार। ये तो जापान यहाँ पे आपको मिलेगा, ये भारत है यहाँ पे, और कैपिटल इसकी टोक्यो है, करेंसी येन है। और हमने कहा नए प्रधानमंत्री बन गए। यहाँ की संसद का नाम पूछा जाता है, क्या है, डाइट है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बन गया, ये नाउरू बन गया है। और अभी मैं आपको बता दूं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नवी बैठक हुई थी, वहीं पे इसको शामिल किया गया अपने नए सदस्य देश के रूप में। और कौन से नंबर का बना है ये भी अगर बता दूं तो 110वें नंबर का बना है। ये जो इसकी बैठक है, मीटिंग अभी कहाँ पे हुई थी, उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी। और यहाँ पे भारत की तरफ से हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया था। और इस बैठक के लिए थीम भी थी सभी के लिए लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण। देखो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें 2016 में स्थापित किया गया था, बीजिंग चाइना में मुख्यालय है और इसके हेड कौन है, जिन लुकन है, ये चाइना के ही है। बाकी अगले में पूछ रहे हैं अभी डीआरडीओ ने एक हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है अभेद, उसको डेवलप किया है किसके साथ मिलकर के, तो आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर के। अभेद का मतलब तो आपको पता ही है, हिंदी में अभेद का मतलब होता है जिसे भेदा न जा सके। फुल फॉर्म भी है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। तो एक तरह की अगर आपसे पूछे अभेद क्या है तो आप बता देना हल्के वजन वाली ये बुलेट प्रूफ जैकेट है। डीआरडीओ ने बनाया है दिल्ली, आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर के। और डीआरडीओ के अगर स्टैटिक में आपको बताऊं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1958, नई दिल्ली में मुख्यालय है। अभी वर्तमान में अध्यक्ष है समीर वी कामत और पहले अध्यक्ष थे दौलत कोठारी। मोटो होता है बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया गया, आप जानते हो 28 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। रेबीज ये किस वायरस से होता है, कुत्ता बिल्ली बंदर ये जानवर अगर संक्रमित है और वो काट ले इंसान को तो रेबीज फैल जाता है, इसमें मौत भी हो सकती है। और किस वायरस से होता है, पहले तो याद रखना बैक्टीरिया से होता है या वायरस से, तो वायरस से होता है। कौन सा, रेहब्डो वायरस से। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, पानी से इसमें डर लगता है। ये वायरस हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और रेबीज का जो पहला टीका खोजा था वो किसने, लुई पाश्चर ने। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने एक साथ आपको बता दिए, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगला है एथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान हासिल किया है, तो भारत तीसरे स्थान पर है। और ये डेटा भी किसने जारी किया, हमारे जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री हैं जिनका नाम प्रहलाद जोशी है, उन्होंने ही बताया है कि एथेनॉल उत्पादन और उसके उपभोग यानी कि कंजप्शन में और उसके प्रोडक्शन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। एथेनॉल क्या है, ये एक बायोफ्यूल है, जैव ईंधन है। और आपको याद होगा हमारा एक टारगेट भी है 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल हमें मिलाना है, E20। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने से बनता है, और भी कई चीजें होती है लेकिन मुख्य रूप से गन्ने से बनता है। और पिछले दशक में गन्ने की खेती में देखेंगे भारत में तो 18% की बढ़ोतरी हुई है। और गन्ने उत्पादन में भी एक डेटा है 40% की लगभग बढ़ोतरी देखी गई है। और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये 10 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। और देश का पहला इथेनॉल प्लांट ये कहाँ पे उद्घाटन किया गया था, ये भी याद रख लो, पूर्णिया बिहार में। ठीक है, इथेनॉल इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल भी कहते हैं इसको। सारी बातें तो मैंने आपको बताई दी, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र है। और आपको पता है हर साल सितंबर महीने को हम राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाते हैं। और नेशनल न्यूट्रिशन वीक या राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये सितंबर का पहला सप्ताह 1 से लेकर 7 सितंबर तक होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इस बार ये हमने कौन सा माह, पोषण माह मनाया, 7वें नंबर का है 2024 में। और इस बार इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य ये महाराष्ट्र रहा है, फिर बिहार वगैरह है। और ये जानकारी हमें दी किसने, महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है और उसकी मंत्री है अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने ये बताया।
तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अब अगला आपको देखना है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में राजस्थान के देवमाली गांव को किस श्रेणी में कैटेगरी में विजेता घोषित किया गया। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा समुदाय आधारित पर्यटन में। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये आपके काम की बात होगी कि अभी जो पर्यटन मंत्रालय है उन्होंने अभी विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर अभी 27 सितंबर को मनाया था हमने वर्ल्ड टूरिज्म डे, और उसी मौके पर इन्होंने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया। और इसमें 36 गांवों को 2024 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता की 8 श्रेणियों में विजेता चुना गया है। वो कौन कौन से गांव हैं, किस राज्य के हैं और किन किन श्रेणियों में उनको विजेता बनाया गया, ये मैं आपको सारा डेटा बता देता हूँ। देखो सारा तो मैं आपको रीड नहीं करवा सकता था, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। कम से कम अपने राज्यों के जो गांव है और उनकी जो श्रेणियां हैं, कैटेगरी है, वो आप एक बार जरूर पढ़ लेना। जैसे कि आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो पंजाब वाले स्टूडेंट देख लेंगे कि हमारा ये हंसाली गांव है, कृषि पर्यटन कैटेगरी में ये टॉप पे रहा। तो आपके स्टेट एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो इसी तरह से एक तो ये शीट हो गई, एक ये शीट है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लो, और एक तीसरी शीट ये है। तो इस तरह से टोटल 36 गांव हमने देखे, टोटल 8 कैटेगरी है और यहाँ पे राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है भैया। अभी हम अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, ड्वेन ब्रावो, अभी इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, किस देश के खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज के ये प्लेयर हैं। तो इनका नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत फेमस है, ये वेस्ट इंडीज के हैं। अगला देखते हैं। और एक नाम ये है KN दारूवाला, इनका निधन हो गया। और ये क्या थे, ये एक लेखक थे और पूरा नाम इनका था KN दारूवाला। ये एक पूर्व IPS अधिकारी भी थे और अंग्रेजी के जाने माने ये एक लेखक रह चुके हैं और इनका भी निधन हो गया। इनकी 2 बुक बताऊंगा, एक तो पहली बुक थी वो अंडर ओरियन थी, और एक बुक इनकी थी द कीपर ऑफ द डेड, उसके लिए 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। तो इसीलिए प्रश्न मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। और एक बुक ये है मदर मेरी कम्स टू मी, ये एक तरह से मेमोयर है, संस्मरण है। मेमोयर के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आप अपनी याददाश्त स्मृति के हिसाब से अपने जीवन के बारे में लिखते हो तो उसको मेमोयर कहा जाता है। तो ये जो बुक है ये अगले साल तक आएगी। कौन लेकर के आ रहा है, किसकी है ये, तो अरुंधति रॉय की है। और इसमें इन्होंने कहा कि इस बुक में उनकी माँ के साथ उनके जटिल संबंधों के बारे में बताया गया है। हम अरुंधति रॉय की बात करते हैं तो एक तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया, कब लॉन्च होगी ये मैंने आपको बता दिया, और बुक का नाम मैंने आपको बता दिया। 2-3 बुक या 2-3 प्रश्न इनसे और हम याद रखेंगे। एक तो इनकी जो बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके लिए 1997 में बुकर पुरस्कार इनको मिला था और ये पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने ये पुरस्कार जीता था, तब से ही इनका नाम फेमस हुआ है। अभी 2024 में भी एक पुरस्कार इनको मिला था, पेन पिंटर पुरस्कार, तो हमने करंट अफेयर्स में भी इनका नाम पढ़ा। और पिछले साल इनको 45वां यूरोपीय ऐसे पुरस्कार भी मिला था उनकी बुक आजादी के लिए, तब भी इनका नाम हमने पढ़ा था। तो नाम ध्यान में रखना, आपके जहन में है, मैंने आपको फिर से रिकॉल करा दिया क्योंकि करंट में एक बार फिर से इनका नाम आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं एसओसाई यानी कि एशिया सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। और अभी इसी के अध्यक्ष बनाए गए कौन, तो गिरीश चंद्र मुर्मू अध्यक्ष बनाए गए हैं 2024 से लेकर 2027 तक। वैसे आप जानते हो गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं मनकीडिया समुदाय किस राज्य में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला 6वां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि PVTG ग्रुप बन गया है। तो ये उड़ीसा का है। अब इसका क्या मतलब हो गया मैं आपको शॉर्ट में बताऊं। पहले तो PVTG की फुल फॉर्म आप ध्यान रख लेना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कहते हैं। और अभी उड़ीसा ने एक PVTG ग्रुप है मनकीडिया समुदाय, उसको वनों पर आवास अधिकार प्रदान कर दिए। और इस तरह से आप कह सकते हो कि उड़ीसा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला ये 6वां PVTG ग्रुप बन गया है। मनकीडिया समुदाय इसका नाम है, याद रखना। एक पॉइंट ये जरूर ध्यान रख लेना, 1975 में भारत सरकार ने किस आयोग की सिफारिश पे 52 जनजातीय ग्रुप्स को PVTG घोषित किया था, तो डेबर आयोग इसका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में अगर बात करें तो टोटल PVTG ग्रुप्स कितने हो चुके हैं, 75 हो चुके हैं। सबसे ज्यादा इनमें आपको उड़ीसा में ही मिलेंगे, ये पॉइंट भी याद रख लो। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा। भारत इसमें 58 नंबर पे रहा है। कौन सी रैंकिंग है, टैलेंट रैंकिंग है, 11वां एडिशन है। और जारी किया किसने, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट में जारी किया। टॉप पे इसमें स्विट्जरलैंड रहा, दूसरे पे सिंगापुर, फिर लग्जमबर्ग रहा।
और भारत इसमें 58 नंबर पर है, ये याद रखना है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चूक का संबंध किस देश से है? तो ये रशिया के अंतरिक्ष यात्री हैं। और ओलेग कोनोनेंको के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि स्पेस में, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक, लगभग 1000 से भी ज्यादा दिनों तक रहने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। और अभी हमने देखा कि ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चूक, जो कि ये दो रशिया के अंतरिक्ष यात्री हैं, अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक ही मिशन में सबसे लंबे समय तक रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। कितने दिनों तक? 374 डेज तक। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न एक बुक से है, खाकी में स्थित प्रज्ञा। इस बुक को किसने लिखा? अनिल रतूड़ी ने लिखा है। और ये उत्तराखंड पुलिस के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं। और इन्होंने ये बुक लिखी है, खाकी में स्थित प्रज्ञा, और इसको अभी लॉन्च किया उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी ने। तो बुक का नाम, लेखक का नाम याद रखना। अगला देखते हैं। अगला है, वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इब्राहिम शेख डियांग को। और ये इस तरह का पहला फंड है, लॉस एंड डैमेज फंड, और पहली बार इसके डायरेक्टर बनाए गए हैं, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका मुख्यालय ये फिलीपींस में बनाया गया है। मतलब क्लाइमेट चेंजेस के कारण देशों में जो नुकसान हो जाते हैं, अगर वो उसकी पूर्ति नहीं कर सकता, वो इतना कैपेबल नहीं है कंट्री, तो इस फंड से उसकी मदद की जाएगी। तो उसके लिए है ये लॉस एंड डैमेज फंड। और इसके अध्यक्ष याद रखना इब्राहिम चेक डियांग है। और मैंने मुख्यालय आपको बता दिया फिलीपींस। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं, विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया गया? तो 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस के रूप में। थीम है यूज योर हार्ट फॉर वर्क, कार्य के लिए हृदय का प्रयोग करें। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है? हमारे नितिन गडकरी। और इन्होंने कहां पर अभी ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया? तो याद रखना महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी अगर कहां पर किया तो नागपुर में, जो नागपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे 44 है वहां पर। ये ऑक्सीजन बर्ड पार्क, इसे अमृत महोत्सव पार्क भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, कहां पे? महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं, अभी उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वां भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? तो ये तेलंगाना में किया गया है। तो याद रखेंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित है ये 8वां भारतीय कला महोत्सव। तेलंगाना के सिकंदराबाद में इसका आयोजन किया गया, उद्घाटन किया था हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और इसमें क्या होगा? पूर्वोत्तर राज्यों की कला, संस्कृति, शिल्प का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। तो ध्यान रखना, कहाँ पे? तेलंगाना में।